अध्याय 341 जीवन रक्षक भंवर। आकाश से अत्यंत चिपचिपी कीचड़ का एक बड़ा फव्वारा गिरा, जिससे झांग शियाओहो और मो फैन पल भर में कीचड़ के आदमी बन गए। झांग शियाओहो को खुद को साफ करने में काफी मेहनत करनी पड़ी और अब वो फिर से कीचड़ का बंदर बन गया था। नोट: शियाओहो का अर्थ छोटा बंदर भी हो सकता है। मो फैन की स्थिति बेहतर थी, इसलिए नहीं कि उस पर कीचड़ के छींटे नहीं पड़े थे, बल्कि इसलिए कि वो पहले से ही काफी गंदा था। इसलिए कीचड़ की एक अतिरिक्त परत से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भाई फैन, अब हम क्या करें? झांग शियाओहो, जो आखिरकार मो फैन से मिल चुका था, विशाल विषैले कनखजूरे से कुछ दूरी बनाने में कामयाब रहा। हालांकि ये दूरी जल्द ही खत्म हो गई जब दोनों राक्षसों ने उन्हें दोनों दिशाओं से घेर लिया। दो विशालकाय राक्षसों को अपनी ओर आते देख झांग शियाओहो का पेट गुड़गुड़ाने लगा। उसे लगा कि मध्यवर्ती जादूगर बनने के बाद आखिरकार उसे कुछ राक्षसी जीवों का वध करने का मौका मिल गया है। हालांकि कमांडर स्तर के इन राक्षसी जीवों के सामने वह भी बेहद छोटा था। लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। मो फैन कीचड़ से लथपथ दलदल को घूर रहा था। उसे बस कीचड़ की लहरें उनकी ओर आती हुई दिखाई दे रही थीं। दांत भींचते हुए वो कल्पना कर सकता था कि उसके नुकीले दांत और लंबे हो रहे हैं और उसकी पुतलियों का रंग बदल रहा है। दरअसल मो फैन को दानव तत्व की शक्ति का उपयोग करने का मन नहीं था, क्योंकि हर बार इसका उपयोग करने पर वह अपनी आत्मा का और अधिक हिस्सा बेच रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि इस बार इसका उपयोग करने के बाद वह जीवित भी रहेगा या नहीं। जब भी वो इस शक्ति का उपयोग करता, उसे 4 बार आत्मा के टूटने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। उसके सारे पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाते। विशाल विशैला कनखजूरा कीचड़ पर तैर रहा था और पानी के सांप की तरह तेजी से एस आकार में रेंग रहा था। हर बार जब वह दहाड़ता तो आसमान से कीचड़ का एक बड़ा ढेर नीचे गिरता, जिसके बाद उसकी सांस की दुर्गंधयुक्त हवा का झोंका आता। अगर इसके शरीर के दूसरे हिस्से में मौजूद अंगों की कमी इसके संतुलन को बिगाड़ नहीं रही होती, तो यह आसानी से झांग शियाओहो को पकड़ लेता। कनखजूरे के मुंह के दोनों ओर विशाल जबड़े थे, जो 2 स्टील के ब्लेड जैसे दिखते थे। दलदल में तैरते समय उनसे जोरदार आवाज आ रही थी। वो उस आदमी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए बेताब था जिसने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया था। कनखजूरा लगातार चीख रहा था। दरअसल उसका पुराना दुश्मन जुवानवु विशाल छिपकली उसके लिए एक बड़ा खतरा बन गया था, इसलिए वो तुरंत अपने शिकार पर झपटने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी तरह जुवानवु विशाल छिपकली को भी कनखजूरे से टकराने की उम्मीद नहीं थी। उसकी लालटेन जैसी बड़ी आंखें उस अत्यंत विषैले राक्षस को घूर रही थीं। गुफा के आकार का उसका मुंह विशाल विषैले कनखजूरे को चेतावनी देते हुए दहाड़ रहा था। राक्षसी जानवरों की दहाड़ें इतनी भयानक थी कि कान बहरे हो रहे थे। हालांकि उन दोनों जानवरों की हिचकिचाहट ने किसी तरह झांग शियाओहो और मो फैन को, जो उनके बीच फंसा हुआ था, कुछ समय दिला दिया। हालांकि कमांडर स्तर के वे दोनों दानव भी मूर्ख नहीं थे। उन्होंने तुरंत आपस में एक समझौता कर लिया। अपनी क्रूरता दिखाने के लिए वे सबसे पहले उन शापित मनुष्यों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। भंवर आ रहा है, भाई फैन। ठीक समय पर जब दलदल में जीवन रक्षक भंवर आखिरकार प्रकट हुआ, तो झांग शियाओहो ने चीखते हुए कहा। मो फैन ने भी इसे देख लिया था। उसने तुरंत ही दानव तत्व को सक्रिय करने से खुद को रोक लिया। उसने झांग शियाओहो को पकड़ा और डूबते सूरज की पर्वत छाया का उपयोग करके भागती हुई छाया का प्रयोग किया। एक विशाल पंजा तेजी से आगे बढ़ा। जुवानवु विशाल छिपकली ने अपना हमला शुरू कर दिया था। उसके थप्पड़ की ताकत ही इतनी थी कि एक छोटी पहाड़ी भी चूर चूर हो जाए। 2 जादूगरों की तो बात ही छोड़ो। मो फैन और झांग शियाओहो ने परछाई से भागकर हमले को चकमा दिया। हालांकि थप्पड़ से उत्पन्न झटका इतना भयानक था कि मो फैन और झांग शियाओहो दोनों उस परछाई से बाहर गिर पड़े जिसमें वे यात्रा कर रहे थे। दोनों बुरी तरह गिर पड़े। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल उनकी हड्डियां टूटकर बिखर जाएंगी। सौभाग्यवश वे भंवर की ओर आ गिरे। यदि वे दूसरी दिशा में उड़ रहे होते तो जुवानवु विशाल छिपकली या विशाल विषैले कनखजूरे के किसी भी साधारण हमले से निश्चित रूप से मारे जाते। हवा से गिरते हुए मो फैन ने झट से झांग शियाओहो को कसकर पकड़ लिया और सीधे भंवर में जा गिरा। दलदल के नीचे की चट्टानों की परत ढह गई थी। गाढ़ा कीचड़ तेज धारा के साथ भूमिगत नदी में बह गया। जैसे ही तल को विस्फोट करके खोला गया, दलदल का जलस्तर तेजी से नीचे गिरने लगा। ये कुछ मीटर व्यास वाले एक छोटे से भंवर से शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे छेद फैलता गया, ये तेजी से बढ़ता गया। कुछ क्षण पहले तक काले दलदल की सतह शांत थी, इतनी शांत कि उसमें रात के आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था।
लेकिन अब वह गर्जना करती लहरों और एक बड़े गड्ढे से कीचड़ की बारिश से भरी हुई थी। दलदल में दो विशालकाय जीव खड़े थे। उठती लहरों का उन पर कोई खास असर नहीं दिख रहा था। वे एक दूसरे पर दहाड़ते रहे और सामने आए भंवर को पूरी तरह से अनदेखा करते रहे। भंवर धीरे धीरे बड़ा होता गया। इसका व्यास 20 मीटर तक पहुंच गया था। जानवरों के नजरिए से भंवर पहले जितना छोटा नहीं था। पास की मिट्टी बेतहाशा तेजी से गड्ढे में बह रही थी, मानो खाली जगह को भरने की कोशिश कर रही हो। मो फैन और झांग शियाओहो पहले ही भंवर में कूद चुके थे। प्रवाह उन्हें और नीचे खींचता चला गया और जल्द ही वे खुद को भंवर के ठीक केंद्र में पाए। जब उन दोनों जीवों ने देखा कि मनुष्य धारा के साथ बहकर दूर जा रहे हैं, तो वे भंवर की ओर झपटे। अपने विशाल आकार के कारण जब वे एक ही दिशा में झपटे, तो दोनों ने गलती से मान लिया कि दूसरा उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते विशाल विषैले कनखजूरे ने अपना सिर विशाल छिपकली पर दे मारा, जबकि छिपकली ने अपने अगले पैर उठाकर कनखजूरे के शरीर पर अपना पूरा भार डाल दिया। शुवानवों की विशालकाय छिपकली ने अपने शरीर का आधा हिस्सा हवा में उठाया और फिर उसे जोर से नीचे पटक दिया। इस भयानक टक्कर से झील के केंद्र से शुरू होकर सुनामी जैसी लहरें उठने लगीं। दलदल के किनारे पर मौजूद विशाल छिपकलियों का अब शांतिपूर्ण विश्राम करने का मन नहीं था। कीचड़ की सुनामी उन्हें पहले ही बहुत दूर धकेल चुकी थी, जिससे पेड़ों, जमीन और पहाड़ की तलहटी पर भारी गंदगी फैल गई थी। दलदल के नीचे पानी की सतह से एक जबरदस्त शक्ति उमड़ी, जिसने पल भर में भंवर को चकनाचूर कर दिया। सौभाग्य से मो फैन और झांग शियाओहो पहले से ही भूमिगत नदी की ओर बहने वाले जल स्तंभ में थे। अगर कीचड़ और पानी की वजह से उन्हें सहारा न मिलता, तो बल से दलदल के नीचे एक बड़ा गड्ढा बन जाता, पूरा दलदल ढह जाता और उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। विस्फोट से पहले ही ली मान उस गड्ढे से कुछ दूरी पर चली गई थी। झरने की अंतहीन गर्जना से गूंजते शोर से उसके कान सुन्न हो गए थे। पानी के स्तंभ से उछलती हुई कीचड़ इतनी शक्तिशाली थी कि वो चट्टानों को भी चकनाचूर कर सकती थी। चट्टानों की परत में छेद हो गया और योजना के अनुसार भंवर बन गया। हालांकि अगर धारा में बहते हुए दोनों व्यक्ति अपनी यात्रा के बाद अच्छा महसूस करें तो ये बहुत आश्चर्य की बात होगी। जब कीचड़ के तेजी से नीचे गिरने की वजह से उसका शरीर भूमिगत नदी तल पर जा गिरा, तो मो फैन को आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी योजना को परिपूर्ण मानना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। कुछ ही क्षण पहले कमांडर स्तर के दानव के पैरों तले रौंदे जाने के प्रभाव को झेलने के बाद यह एहसास बिल्कुल भी सुखद नहीं था। अगर कीचड़ और पानी की परत न होती, तो अब तक उसकी हड्डियां चूर चूर हो चुकी होती। तेज धारा में बहते हुए मो फैन और झांग शियाओहो ने अपनी सांस रोक रखी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनका दिमाग सुन्न होता जा रहा है, लेकिन उन्होंने होश में रहने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि धारा उन्हें अंत में कहां ले जाएगी। खांसी 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 खांसी, मो फैन अधमरे झांग शियाओहो को घसीटकर नदी के किनारे ले आया। उसके शरीर पर कीचड़ की कितनी परतें थीं, ये बताना असंभव था, क्योंकि कीचड़ इतना मोटा था कि वो अब इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। वो लगातार खांसता रहा ताकि नाक और गले में फंसी मिट्टी को बाहर निकाल सके। उसे बहुत घिन आ रही थी। ली मान को जल्द ही वे दोनों आदमी मिल गए। जब उसने झांग शियाओहो को मो फैन के बगल में बेहोश पड़ा देखा, तो उसने निर्दयता से उसके पेट पर लात मारी। जैसे ही झांग शियाओहो को होश आया, उसके मुंह से मिट्टी का एक स्तंभ बाहर निकला। जल अवरोध। ली मान ने तुरंत जल मंत्र का प्रयोग किया और पानी की छोटी छोटी बूंदें उत्पन्न की। जल्द ही उन्होंने पानी की एक धारा बना ली और ली मान के नियंत्रण में मौजूद दोनों मिट्टी के आदमियों को मिटा दिया। पानी की पतली धार उनकी नाक और गले में घुस गई, जिससे उनकी पूरी तरह से सफाई हो गई। ली मान ने मो फैन और झांग शियाओहो को वापस सामान्य स्थिति में लाने के लिए कुछ जल अवरोध बनाए। उसने अधमरे पड़े दोनों युवकों पर एक नजर डाली और खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, काफी समय हो गया जब मैंने ऐसे किशोरों को देखा था जो अपनी जान जोखिम में डालने के लिए इतने तैयार थे। ली मान उन दोनों के साहसी जज्बे से वाकई काफी प्रभावित हुआ। आमतौर पर कमांडर स्तर शब्द सुनते ही किसी का भी चेहरा पीला पड़ जाता है और लोग उनसे जितना हो सके दूर रहना पसंद करते हैं। उन्हें चुनौती देने की तो बात ही छोड़िए। उनमें से प्रत्येक को कमांडर स्तर के दानव जानवर को लुभाने का जिम्मा सौंपा गया था, और सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि वे वास्तव में एक ही जगह पर सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे। भाई फैन, क्या अगली बार छेद खोलने का काम आप मुझे सौंप सकते हैं? झांग शियाओहो ने नीरस स्वर में कहा। क्या तुम वाकई अगली बार चाहते हो? मो फैन ने भी उसी लहजे में पूछा। झांग शियाओहो ने अपना सिर बेतहाशा हिलाया। मो फैन कभी भी कमांडर स्तर के दानव जानवर से पंगा नहीं लेना चाहता था।
अगर उसे उसकी आत्मा के अवशेष की सख्त जरूरत न होती। भूमिगत गुफा की छत जोर से हिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो चट्टानों की नाजुक परत किसी भी क्षण ढह जाएगी। दो विशालकाय जीव आपस में लड़ने लगे थे। लगातार हो रही कंपन ही इसका सबसे बड़ा संकेत था। क्या हमें ऊपर जाना चाहिए? झांग शियाओहो ने अपना विश्राम पूरा करने के बाद पूछा। कमांडर स्तर का दानव इतनी आसानी से नहीं मरेगा, लड़ाई खत्म होने में कई दिन लगेंगे। वैसे लीमान, क्या तुमने पृथ्वी तत्व आत्मा बीज के बारे में कुछ कहा था? मो फैन ने पूछा। यह उसी दिशा में है। अफसोस की बात है कि हम अपने साथ कोई औजार नहीं लाए। एक बार जब मैं इसे विस्फोट करके खोल दूंगा तो आत्मा बीज की ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ली मान ने काफी दयनीय स्वर में उत्तर दिया। पृथ्वी तत्व आत्मा बीज वाकई में एक असाधारण वस्तु थी, क्योंकि ली मान इसे केवल शक्तिशाली उन्नत जादू से ही भेद सका था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कई शिकारी इसे पाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे निश्चित रूप से इसे अविश्वसनीय कीमत पर बेच सकते थे। होजी, तुम तो पृथ्वी के जादूगर हो, किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम तब तक यहीं खड़े रहोगे जब तक इसकी सारी ऊर्जा खत्म नहीं हो जाती? मो फैन ने अपने विचारों में डूबे झांग शियाओहो को लात मारी। मैं? झांग शियाओहो ने अपनी ओर इशारा करते हुए अविश्वास से कहा। ली मान, और मेरे पास पृथ्वी तत्व नहीं है। हम में से और कौन इसे ले सकता है? जल्दी करो, जैसे ही तुम्हें पृथ्वी तत्व का आत्मा बीज मिल जाए, फिर सतह पर जाकर उन दो मूर्ख राक्षसों से निपटना होगा। मो फैन चिल्लाया। झांग शियाओहो को अपने पिछले अनुभव से अब कोई दुख नहीं हो रहा था। उसने तुरंत ली मान के निर्देशों का पालन करते हुए पृथ्वी तत्व आत्मा बीज के स्थान की ओर प्रस्थान किया। कीचड़ की लहरें एक के बाद एक उठती गईं, हर लहर पिछली लहर से अधिक भयंकर थी। घाटी के पश्चिमी किनारे पर मासूम विशालकाय छिपकलियां पहाड़ पर चढ़ रही थीं और दलदल के केंद्र में उठ रही कीचड़ की गर्जना करती लहरों को घूर रही थीं। उनकी सहज प्रवृत्ति उन्हें यथासंभव दूर रहने के लिए प्रेरित कर रही थी। दो कमांडर स्तर के दानव प्राणियों के बीच युद्ध के दौरान कुछ 100 मीटर के दायरे में सब कुछ खतरे में था। सबसे सुरक्षित दूरी कम से कम 1 या 2 किलोमीटर दूर थी। विशाल छिपकलियों ने हिम्मत जुटाई और पहाड़ पर चढ़ना जारी रखा। वे उन शरणार्थियों की तरह थीं जो कीचड़ में डूबे अपने घरों के बाद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। दलदल के केंद्र के पास की जमीन के अलग अलग हिस्से चारों दिशाओं में लगातार बह रही कीचड़ की लहरों में समाते जा रहे थे। घाटी में कमांडर स्तर के दो दानव जानवर काफी समय से एक दूसरे के दुश्मन थे, और जब उन्होंने देखा कि दूसरा इस समय गंभीर रूप से घायल है, तो दोनों ने मान लिया कि जिझाओ घाटी पर विजय प्राप्त करने का उनका समय आखिरकार आ गया है। इस प्रकार उन्होंने उन दो मनुष्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जो किसी तरह गायब हो गए थे, और आपस में जीवन मरण की लड़ाई शुरू कर दी। विशाल विशैला कनखजूरा लगभग 70 वर्षों से इस घाटी में रह रहा था। विशाल छिपकलियों के आने से पहले ही इसने डोमटिंग झील के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। हालांकि जब लगभग 20 वर्ष पहले विशाल छिपकलियां वहां आई, तो इसका आवास उनसे भर गया, और साथ ही जुवानवु विशाल छिपकली ने भी जबरदस्ती इसके पुराने घोंसले पर कब्जा कर लिया। इसके पास के एक छोटे दलदल में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ये दोनों जीव बहुत लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए उन्होंने लड़ाई में पूरी ताकत लगा दी। उन्हें पता था कि घाटी में जल और पृथ्वी तत्वों का एकदम सही संतुलन है, इसलिए हर 5 या 6 साल में या तो जल तत्व का आत्मा बीज या पृथ्वी तत्व का आत्मा बीज प्रकट होता है। विशाल विशैले कनखजूरे और विशाल छिपकली जुवानवु दोनों इस बात पर सहमत थे कि डोमटिंग झील से बेहतर साधना के लिए उन्हें कोई और जगह नहीं मिल सकती। इस घाटी में केवल एक ही कमांडर को जाने की अनुमति थी। विशाल विशैले कनखजूरे ने जुवानवु विशाल छिपकली के प्रति अपने मन में पनप रही घृणा को और दबा नहीं पाया, जो उसके आवास छिन जाने के बाद से उसके अंदर पनप रही थी। उसने ठान लिया था कि जब जुवानवु विशाल छिपकली अभी भी गंभीर चोटों से उबर रही होगी, तभी वो उससे बदला लेगा। विशालकाय विशैले कनखजूरे के शरीर के छिद्रों से बैंगनी रंग की विशैली धुंध निकली। विष ने तेजी से पानी को दूषित कर दिया और हवा में भी देर तक बना रहा। विशालकाय विशैले कनखजूरे का सबसे बड़ा हथियार उसका जहर था। यहां तक कि कमांडर स्तर के दानव जीव भी, जो उससे अधिक शक्तिशाली थे, जहर लगने पर उसका भोजन बन जाते थे। जहर को फैलते देख जुवानवु विशाल छिपकली का रुख थोड़ा कमजोर पड़ गया। यह विशाल विशैले कनखजूरे से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसका शरीर पहाड़ के आकार का था, और यह केवल दिखावे के लिए नहीं था। इसकी पीठ पर मौजूद कवच कनखजूरे के नुकीले जबड़ों का आसानी से सामना कर सकता था। इसे पूरी तरह से भगा पाने का कारण इसका विष था। शुवानवु की विशाल छिपकली उसके तीव्र जहर से अवगत थी और तुरंत उससे पीछे हट गई।
उसे आश्चर्य हुआ जब विशालकाय विषैले कनखजूरे ने अपने 100 मीटर लंबे शरीर से उस पर झपट्टा मारा और उसके चेहरे को नोचते हुए मांस का एक बड़ा टुकड़ा काट डाला। जुबानवू विशालकाय छिपकली बेहद क्रोधित हो गई। वो सीधी खड़ी हो गई और अपने पंजों से विशालकाय विषैले कनखजूरे के अंगों को पकड़कर उन्हें फाड़ डाला। आगे के दोनों पैर काट दिए गए थे। घावों से फव्वारों की तरह भारी मात्रा में तरल पदार्थ बह निकला। विशाल विषैले कनखजूरे ने भयंकर दहाड़ मारी। उसने जुबानवू विशाल छिपकली पर तरल पदार्थ छिड़कने की कोशिश की। उससे निकलने वाला तरल पदार्थ भी जहरीला था। विशाल विषैले कनखजूरे को अपने कटे हुए 2 अंगों की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके पास अभी भी 12 अंग बचे थे। वो अपने इस साहसी कदम से जुबानवू विशाल छिपकली को जहर देने की कोशिश कर रहा था। दोनों राक्षस एक दूसरे को अपना कट्टर दुश्मन मानते हुए भयंकर रूप से लड़े। इसी बीच भूमिगत गुफा में झांग शियाओहो ने पृथ्वी तत्व आत्मा बीज बहती मिट्टी को परिष्कृत किया था। वो स्वयं को आकाश में उड़ते हुए महसूस कर सकता था। झांग शियाओहो को पहली बार सोल सीड प्राप्त हुआ था। इससे उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। अब वो कुछ ऐसे मिशन भी अकेले ही पूरे कर सकता था जिन्हें करने में समूहों को भी कठिनाई होती थी। ये बहने वाली मिट्टी पृथ्वी तत्व के उन बेहतरीन सोल सीड्स में से एक है जिन्हें मैंने देखा है। जमने पर यह चट्टान की तरह मजबूत हो जाती है और नर्म होने पर एक चिपचिपी और जहरीली मिट्टी में बदल सकती है, ली मान ने कहा। झांग शियाओहो को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों उसे आत्मा का बीज यूं ही दे देंगे। बहते कीचड़ के आत्मा बीज ने झांग शियाओहो को 2 अलग अलग अनुभूतियां दी। जैसा कि ली मान ने बताया था, इसमें 2 अलग अलग गुण थे। किसी आत्मा बीज में 2 गुण होना दुर्लभ था। इसने न केवल झांग शियाओहो की पृथ्वी तत्व शक्ति को बढ़ाया, बल्कि उसे अपने पृथ्वी तत्व का उपयोग करने के विभिन्न तरीके भी प्रदान किए। उदाहरण के लिए, अधिकांश लोग अपनी स्थिति बदलने के लिए पृथ्वी तरंग का उपयोग करते हैं। जो लोग इसमें निपुण होते हैं, वे इसका उपयोग अस्थिर रेत के रूप में दुश्मन की गतिविधियों में बाधा डालने के लिए कर सकते हैं। हालांकि बहते कीचड़ की पृथ्वी तरंग एक विशाल दलदली जाल बिछा देगी। दुश्मन के पैर कीचड़ में फंस जाएंगे, जिससे न केवल उनकी गति बाधित होगी, बल्कि जल तत्व का विष भी कीचड़ के माध्यम से उन तक पहुंच जाएगा। झांग शियाओहो को यह महसूस हो गया था कि उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। जैसा उसने सोचा, ब्रदर फैन का अनुसरण करना निश्चित रूप से एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। साधारण जादूगरों के पास तो जीवन भर बचत करने के बाद भी आत्मा का बीज खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता, जबकि उसे एक असाधारण आत्मा का बीज मुफ्त में मिल गया था। शर्मिंदा मत हो, यही तुम्हारा हक है। तुमने इसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली, मो फैन ने झांग शियाओहो के कंधों पर थपथपाते हुए कहा। झांग शियाओहो ने इस योजना में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उसने 2 आत्मा सार प्राप्त करने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी। मो फैन अपने मूर्ख भाई के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेगा, और सहयोग से उन्हें आत्मा बीज मिल गया था। भला कोई कारण था कि वह इसे झांग शियाओहो को क्यों नहीं देगा? झांग शियाओहो ने भारी मन से सिर हिलाया। चलो ऊपर चलते हैं, ली मान ने कहा। चल दर, अगर वे दोनों मर गए होते तो बहुत अच्छा होता। तीनों तुरंत सतह पर लौट आए और दलदल के केंद्र की ओर दौड़ पड़े। दोनों राक्षसों के बीच भीषण टकराव की आवाज उन्हें काफी दूर से सुनाई दे रही थी। मो फैन उनकी शक्ति देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने काफी समय तक भूमिगत रहकर आराम किया था, फिर भी दोनों जीव आपस में लड़ रहे थे। अचानक पेड़ के आकार की एक विशाल शाखा उनके सामने जमीन पर आकर गिरी। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक तरफ हट गए। कनखजूरे का पैर काफी नुकीला था। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल दरांती उनकी ओर फेंकी जा रही हो, जिससे झांग शियाओहो का दिल तेजी से धड़कने लगा। विशाल कनखजूरे के अब केवल 6 पैर बचे हैं। झांग शियाओहो ने विशाल विषैले कनखजूरे की ओर इशारा करते हुए खुशी से कहा। दलदल के ऊपर हवा में विशालकाय विशैला कनखजूरा अपने लंबे शरीर को फुर्ती से हिला रहा था और अपने अंगों को जोर से जुबानवू विशालकाय छिपकली पर फेंक रहा था। जुबानवू विशालकाय छिपकली ने अपनी पीठ पर मौजूद कवच को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि उस विशाल ढाल पर एक बड़ी दरार पड़ गई, जो विशालकाय विशैले कनखजूरे के हमले की असाधारण शक्ति को दर्शाती है। जुबानवू विशालकाय छिपकली दलदल में बुरी तरह गिर पड़ी। चोट काफी जोरदार थी। जुबानवू विशालकाय छिपकली को संभलने में काफी समय लगा। विशाल विशैले कनखजूरे ने जुबानवू विशाल छिपकली को सांस लेने का भी समय नहीं दिया। उसने अपने अंगों को जुबानवू विशाल छिपकली की छोटी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और तुरंत उसकी गर्दन तोड़ने की कोशिश की। जुबानवू विशालकाय छिपकली बुरी तरह संघर्ष कर रही थी।
इस स्थिति में उसके अपेक्षाकृत छोटे अंग पूरी तरह से बेकार थे। इसके अलावा जहर के प्रभाव के कारण वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही थी। ये सोचते हुए कि कीचड़ में रहने से वास्तव में उसकी अपनी गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाएगा, जुवानवु विशाल छिपकली दलदल से बाहर निकली और तेजी से आगे बढ़ी। विशालकाय कनखजूरा अभी भी जुवानवु विशालकाय छिपकली की गर्दन से जंजीर से बंधा हुआ था। या तो जुवानवु विशालकाय छिपकली को उन मनुष्यों की मौजूदगी का पता चल गया था जिन्होंने ये सब शुरू किया था, या फिर वह बस किसी भी दिशा में दौड़ रही थी। लेकिन जुवानवु विशालकाय छिपकली किसी तरह सीधे उस जगह की ओर बढ़ रही थी जहां तीनों खड़े थे। तीनों झट से छिप गए। कुछ ही क्षण बाद उन्होंने एक विशालकाय जीव को देखा जिसके गले में एक बड़ा कनखजूरा लिपटा हुआ था और वह घाटी की दीवारों से टकरा रहा था। उन दोनों प्राणियों की दृष्टि में पेड़ खरपतवार के झुंड के समान थे। उनके लिए पर्वत की दीवार महज छोटे छोटे पत्थरों से बनी एक दीवार थी। जुवानवु विशाल छिपकली को ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला घुट रहा हो, क्योंकि उसकी गर्दन को जहर ने कसकर जकड़ लिया था। उसने पागलों की तरह दीवार पर जोर से वार किया ताकि विशाल विशैली कनखजूरा उसके सिर से हट जाए। विशाल विशैला कनखजूरा अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। यह जुवानवु विशाल छिपकली पर उसका आखिरी वार था। अगर वह जुवानवु विशाल छिपकली के सिर से दूर जा गिरा तो उसके पंजे उसे कुचल देंगे, क्योंकि बचे हुए अंगों से वह समय रहते बच नहीं पाएगा। इसलिए चाहे जुवानवु विशाल छिपकली कितनी भी जोर से दीवारों से टकराए, विशाल विशैला कनखजूरा उसके सिर को कसकर पकड़े रहा। उसके शरीर से निकला खून और तरल पदार्थ जुवानवु विशाल छिपकली के शरीर पर छिड़का गया। बस थोड़ी देर और जहर उसके दुश्मन के शरीर में समा जाएगा। ऐसा होने पर जुवानवु विशाल छिपकली का सिर उसके बाकी शरीर से अलग हो जाएगा। उनकी गर्जनापूर्ण हलचल अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाली थी, जिससे जमीन और पहाड़ की दीवारों पर गड्ढे और खायां बन गईं। चारों ओर खून और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। कमांडर स्तर के दो दानव जानवर अपना अंतिम मुकाबला लड़ रहे थे। रक्त और शरीर के तरल पदार्थ। विशाल विशैले कनखजूरे के अंदर मौजूद कोई भी तरल पदार्थ जानलेवा विशैला था। वह तरल पदार्थ जुवानवु विशाल छिपकली की त्वचा पर छिटक रहा था, रोमछिद्रों के माध्यम से प्रवेश कर रहा था, या उसके घावों के जरिए उसके शरीर में घुस रहा था। जुवानवु की विशाल छिपकली बैंगनी रंग की हो गई थी, जो इस बात का संकेत था कि वह जहर से बुरी तरह दूषित हो गई थी। दरअसल पूरी लड़ाई के दौरान जुवानवु विशाल छिपकली का पलड़ा भारी रहा। उसने विशाल विशैली कनखजूरे के अंगों को एक एक करके फाड़ दिया और उसके कवच को भी चकनाचूर कर दिया। हालांकि जैसे जैसे लड़ाई लंबी खींचती गई, जहर का असर और भी भयावह होता गया। जुवानवु विशाल छिपकली ने कभी नहीं सोचा था कि अंत में वह अपने दुश्मन के जहर का शिकार हो जाएगी। उसे अपने शरीर में सुन्नपन महसूस होने लगा, क्योंकि उसके अंग पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गए थे। वह अपने शरीर को हिला डुला नहीं सकता था। उसकी गर्दन में असहनीय दर्द हो रहा था। दीवार पर आखिरी प्रहार करने के बावजूद वह कनखजूरे को चकनाचूर करने में नाकाम रहा, और यही उसकी हार का कारण बना। कई वर्षों तक जुवानवु विशाल छिपकली आसानी से विशाल विशैले कनखजूरे को भगाती रही थी। हालांकि एक ऐसे युद्ध में जहां दोनों जीवों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, कनखजूरा अधिक घातक साबित हुआ। मांस का विशाल पहाड़ धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया था। उसकी गर्दन अपनी जगह से हट गई थी, क्योंकि विशाल विशैले कनखजूरे ने उसे आधा तोड़ दिया था। ये पूरी तरह से टूटा नहीं था, क्योंकि विशाल विशैले कनखजूरे की ताकत भी कम हो गई थी। टक्करों के प्रभाव से इसके 3 और अंग नष्ट हो गए थे। अब इसके केवल 3 ही अंग बचे थे, जबकि इसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। उसने गर्व से अपना सिर उठाया और आकाश की ओर चिल्लाते हुए घाटी के जानवरों को ये घोषणा की कि उसने अंततः अपना क्षेत्र वापस पा लिया है। हमने इसके अंडे खा लिए हैं, इसलिए इसका जहर हम पर बेअसर है। चलो इसे मार डालते हैं, मो फैन ने अपने बगल में छिपे हुए बाकी 2 लोगों से कहा। विशालकाय विशैले कनखजूरे का सबसे बड़ा हथियार उसका जहर था, जिससे वे तब भी नहीं डरते थे, भले ही उनका पूरा शरीर उसमें भीग जाए। अब उनके पास विशालकाय विशैले कनखजूरे को मारने का सबसे अच्छा मौका था। मो फैन सबसे पहले आगे बढ़ा। उसे कमांडर स्तर के आत्मा अवशेषों की सख्त जरूरत थी। उसे जुवानवु विशाल छिपकली के आत्मा अवशेष को उसकी ऊर्जा के बिखरने से पहले ही प्राप्त करना था। क्या तुम खुद को मरवाना चाहते हो? मो फैन को इस तरह भागते हुए देखकर ली मान ने अचानक कहा। हालांकि विशालकाय विशैला कनखजूरा गंभीर चोटों के कारण मरने की कगार पर था, फिर भी वह एक आकस्मिक हमले से योद्धा स्तर के प्राणी को पल भर में मार सकता था। अगर मो फैन सीधे उस पर हमला करता
तो क्रोधित विशालकाय विषैले कनखजूरे के हाथों निश्चित रूप से मारा जाता। मो फैन को खतरे की जरा भी परवाह नहीं थी, उसे आत्मा के अवशेष को जल्द से जल्द इकट्ठा करना ही था। शुवानवु दैत्य छिपकली सचमुच बहुत बड़ी थी। मो फैन को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी विशाल इमारत के मलबे के नीचे दौड़ रहा हो। उसने अपनी छाती से छोटी मछली का पेंडेंट निकाला। कुछ ही देर में मृत शुवानवु विशाल छिपकली जुगनू की तरह चमकने लगी। चमक उसके शरीर की आकृति का हूबहू अनुसरण कर रही थी। लिटिल लोच पेंडेंट से भी वैसी ही चमक निकल रही थी, जैसे वह धीरे धीरे जुवानवु विशालकाय छिपकली के शरीर से उसकी आत्मा को बाहर निकाल रहा हो। हालांकि मो फैन के आश्चर्य के लिए जुवानवु विशाल छिपकली की आत्मा भी विशाल थी। वो उसे मृत्यु की अनिच्छा और क्रोध के साथ उस पर झपट्टा मारते हुए भी देख सकता था। उसे अपनी आत्मा में एक तीव्र सिहरन महसूस हुई। जुवानवु विशाल छिपकली की आत्मा ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया, मानो मो फैन की ओर काटने की कोशिश कर रही हो। मो फैन दंग रह गया। जुवानवु विशाल छिपकली की आत्मा पूरी तरह से सजीव प्रतीत हो रही थी। उसमें कमांडर स्तर के दानव जानवर के समान ही दम घोटने वाला दबाव था। उस कान फाड़ देने वाली गर्जना से मो फैन के कान बजने लगे और वो पूरी तरह से चकित रह गया। एक तीव्र खतरे का आभास सीधे उस पर हावी हो गया। मो फैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक घातक आभा में घिर गया हो। उसका शरीर और आत्मा चकनाचूर हो जाने वाले थे। बस लिटिल लोच पेंडेंट ने एक मधुर ध्वनि निकाली, मानो उसे अपने मालिक के खतरे में होने का आभास हो गया हो। पेंडेंट से एक शांत नीली चमक निकली, जो प्रकाश की किरणों में परिवर्तित होकर जुवानवु विशाल छिपकली की आत्मा की ओर दागी गई। शुवानवु की विशाल छिपकली किरणों से डरती हुई प्रतीत हुई। कुछ कदम पीछे हटने के बाद वह घबराकर तैरती हुई दूर चली गई। लिटिल लोच पेंडेंट का अपने शिकार को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। कमांडर स्तर की आत्मा का स्वाद चखने का यह उसका पहला अनुभव था, इसलिए वो जुवानवु विशाल छिपकली को भागने नहीं देगा। प्रकाश की किरणें आत्मा की जंजीरों में परिवर्तित हो गईं और जुवानवु विशालकाय छिपकली की विशाल आत्मा में प्रवेश कर गईं। इन जंजीरों ने भागने वाली आत्मा को कसकर बांध लिया। भागने से पहले ही जुवानवु विशाल छिपकली को कसकर बांध दिया गया और प्रकाश की किरणों द्वारा उसे वापस पेंडेंट की आंतरिक दुनिया में खींच लिया गया। जुवानवु की विशालकाय छिपकली बुरी तरह डर गई थी। वह दर्द से चीखने लगी, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वो जंजीरों से मुक्त नहीं हो सकी। आत्मा का वजन काफी हल्का होता है। विशाल आकार और ताकत वाले शुवानवु दैत्य छिपकली के बावजूद छोटी मछली का पेंडेंट उसकी आत्मा को आसानी से वापस खींच लाने में सक्षम था। जैसे जैसे उसे पेंडेंट की ओर खींचा जाता गया, शुवानवु विशाल छिपकली छोटी होती गई। जब वो मो फैन के ठीक सामने पहुंची, तो वह नीली लौ के एक छोटे से गुबार में बदल गई। अब ज्वाला पहले जितनी भयावह नहीं रही। जैसे ही मो फैन ने अपने विचारों को एकत्रित किया, जुवानवु विशाल छिपकली की आत्मा पूरी तरह से छोटी मछली के पेंडेंट में समाहित हो गई और पेंडेंट के भीतर की दुनिया में अन्य आत्माओं के साथ मिल गई। मुझे लगा कि मेरा अंत हो गया। मो फैन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मरने के बाद भी जुवानवु विशालकाय छिपकली इतनी भयानक रहेगी। इसने मो फैन को कमांडर स्तर के दानवों के बारे में अपने विचार बदलने पर मजबूर कर दिया। न केवल उनका शरीर शक्तिशाली था, बल्कि उनकी आत्माएं भी पाताल लोक में प्रभुत्वशाली थीं। मो फैन ने राहत की सांस ली, ये जानते हुए कि लिटिल लोच पेंडेंट ने एक बार फिर उसकी जान बचा ली थी। पेंडेंट के अंदरूनी हिस्से का जल्दी से निरीक्षण करने के बाद मो फैन ने पाया कि शुवानवु विशाल छिपकली की आत्मा नदी के ऊपर तैर रही थी। यह निस्संदेह संसार में भटकती आत्माओं में असाधारण थी। नन्हे लोच पेंडेंट के भीतर एक अनोखी दुनिया विद्यमान थी। जिस भूमिगत पवित्र झरने को इसने पहले अवशोषित किया था, वो अब एक लंबी नदी में तब्दील हो चुका था जो अनंत काल तक बहती रहती थी। नन्हे लोच पेंडेंट द्वारा अवशोषित आत्मा सार और आत्मा अवशेष भूमिगत पवित्र झरने से बनी नदी के ऊपर तैर रहे थे। आत्माएं नदी को मोमबत्तियों और लालटेन की तरह सुशोभित कर रही थीं। नदी की सतह पर पड़ने वाले प्रतिबिंबों में जीवित दानवों का रूप दिखाई दे रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो आत्माएं तारे हों और नदी उन्हें समाहित करने वाली आकाशगंगा हो। अपने जीवनकाल में वे राक्षसी जानवर चाहे कितने भी क्रूर क्यों न रहे हों, इस स्थान पर उनकी आत्माएं एक सुंदर चमकते तारे में परिवर्तित हो गई हैं, जो शांत और शांतिपूर्ण दुनिया में विलीन हो गई है। आखिरकार मुझे कमांडर स्तर का आत्मा अवशेष मिल ही गया। काश यह आत्मा सार होता। मो फैन ने जुवानवु विशालकाय छिपकली की आत्मा को वश में कर लिया और राहत की सांस ली। अब उसे दानव तत्व के प्रकोप से मुक्ति मिल गई थी। इस कमांडर स्तर के आत्मा अवशेष की मदद से उसे पूरा भरोसा था कि वह दानव तत्व के अंतिम आत्मा विघटन से बच जाएगा और फिर से मनुष्य बन जाएगा।
भाई फैन, अपने पीछे! झांग शियाओहो ने कांपते दांतों से पुकारा। मो फैन ने शांत भाव से पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक खून से लथपथ विशालकाय कनखजूरा आधा हवा में उठा हुआ उसे घूरता हुआ दिखाई दिया। उसके धंसे हुए चेहरे की आंखों में क्रूरता और तिरस्कार भरी निगाहें थीं। एक साधारण इंसान ने इतनी शानदार लड़ाई जीतने के बाद उसका खजाना चुराने की हिम्मत कैसे की? अपने से उच्च वंश की जुबानवो विशाल छिपकली को मारने के बाद विशाल विशैला कनखजूरा पूरी तरह से क्रूरता से भर गया था। इस घटना के बाद विशाल विशैले कनखजूरे में महत्वपूर्ण विकास होने की प्रबल संभावना थी। जंगल के नियमों का पालन करने वाली इस दुनिया में उच्च श्रेणी के दानवों को मारने में सफल होने वाले दानव प्राणी मानव प्रकृति के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ जाते थे। हालांकि विशालकाय विशैला कनखजूरा मरने की कगार पर था, फिर भी उसकी आभा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। जब वो दानव जानवर केवल मो फैन को घूर रहा था, तभी मो फैन का शरीर पूरी तरह से अकड़ गया। धिक्कार है, मैं बहुत अधीर हो गया, मो फैन ने गुस्से में कहा। मो फैन कमांडर स्तर के सोल रेमनेंट को हासिल करने के लिए बेहद बेताब था, साथ ही उसे डर था कि आत्मा की ऊर्जा बहुत जल्दी बिखर जाएगी। इसीलिए वह बिना सोचे समझे उसकी ओर दौड़ पड़ा था। मो फैन को आश्चर्य हुआ कि गंभीर चोटों के बावजूद विशाल विशैला कनखजूरा हमेशा की तरह उग्र स्वभाव का था। उसने धीरे धीरे अपना विशाल मुंह खोला, मानो उसने मो फैन को मौत की सजा सुना दी हो। तेजी से गिरती किरणें। जब मो फैन दांत पीस रहा था और फ्लीइंग शैडो के साथ भागने ही वाला था, तभी उसने ली मान की काफी दबंग आवाज सुनी। उसके बगल में कई शानदार नक्षत्रों का आह्वान किया गया, जिससे वह एक देवी की तरह दिखने लगी जो सांसारिक दुनिया में अवतरित हुई हो, पवित्र होने के साथ साथ आकर्षक भी। उसके आसपास सुनहरी किरणें दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसके नियंत्रण में तीरों की बारिश में बदल गईं। एडवांस्ड! झांग शियाओहो आश्चर्य से खो गया। मो फैन ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अविश्वास से उस महिला को घूरने लगा। हे भगवान, ये बड़े कूल्हों वाली महिला तो एक उन्नत जादूगरनी है। सुनहरे तूफान की तरह हवा से तीरों की चमकती हुई बारिश बरस रही थी। कुछ तीर कमांडर स्तर के दानव जानवर की त्वचा को खरोंचने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ 100 या यहां तक कि 1000 तीर लगना बिल्कुल अलग बात थी। विशाल विशैले कनखजूरे को मनुष्यों के समूह में इतने शक्तिशाली जादूगर की उम्मीद नहीं थी। उसके अंधकार तत्व के कारण प्रकाश तत्व उसकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक साबित हुआ। प्रकाश के प्रत्येक तीर ने आसानी से उसके कवच को भेद दिया और उसे पिघला दिया। उबलती हुई सुनहरी किरणें जब उसके घावों को जला रही थीं, तो वह दानव जानवर दर्द से चीख उठा। गिरती किरणें, पवित्र मंत्र, शुद्धिकरण की शक्ति दुष्ट प्राणियों के विरुद्ध घातक थी। विशाल विशैला कनखजूरा विष से भरा हुआ था, इसलिए उसके रक्त की हर एक बूंद पवित्र मंत्र की शुद्धिकरण शक्ति से युक्त प्रकाश के तीरों से भयभीत हो जाती थी। प्रकाश के तीर बरसते ही तीखे हथियारों के चुभने से खून के छींटे उड़ने के बजाय सुनहरे तीरों ने दानव के कवच को ऐसे पिघला दिया जैसे जलता हुआ लोहा मोम को पिघला देता है। चाहे उसका मांस कितना भी मोटा हो और कवच कितना भी मजबूत हो, पवित्र मंत्र की शुद्धिकरण शक्ति उसे भेदने में सक्षम थी। विशालकाय विशैले कनखजूरे ने अपना शरीर बुरी तरह से हिलाया, फिर दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौटने लगा। उसकी पूंछ की हर एक हरकत से पूरा इलाका जोर से हिल जाता था। मो फैन तुरंत वहां से भाग गया। वो एक कमांडर स्तर के सोल रेमनेंट से संतुष्ट था। इस विशाल विशैले कनखजूरे को मारने में उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि प्रकाश तत्व वास्तव में उस दानव पर गंभीर प्रहार कर रहा था। विशाल विशैला कनखजूरा मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। यदि वे हमले में और अधिक शक्ति जोड़ते, तो वे उसे निर्णायक रूप से नष्ट कर सकते थे। विशालकाय विशैला कनखजूरा छटपटा रहा था, मानो उस जादूगर को ढूंढ रहा हो जो उस पर प्रकाश तत्व का जादू कर रहा था। उसने अपनी पूंछ को मोड़ा और फिर उसे जमीन पर जोर से पटका। जमीन की सतह तेजी से फट गई। यह एक दरार की तरह ली मान की ओर फैल गई। ली मान ने बड़ी फुर्ती से खुद को बचा लिया। हालांकि कुछ प्रकाश तीरों की सटीकता कम हो गई, जिससे उसकी क्षति पहुंचाने की क्षमता कमजोर हो गई। विशालकाय विशैले कनखजूरे ने ली मान और झांग शियाओहो की ओर चट्टानों के टुकड़े फेंके। विशाल विशैले कनखजूरे की नजर में वे भले ही पत्थर के टुकड़े हों, लेकिन झांग शियाओहो और ली मान के लिए वे उनकी ओर उड़ते हुए विशालकाय शिलाखंड थे। उन्होंने तेजी से आते हुए उन पत्थरों से खुद को बचाया। विशालकाय विशैले कनखजूरे ने इस मौके का फायदा उठाया और दलदल के केंद्र की ओर भाग निकला। उसके शरीर के कुछ ही अंग बचे थे और वह सांप की तरह रेंग रहा था। संतुलन बिगड़ने पर वह सीधे कीचड़ में जा गिरा और तेजी से दलदल में और गहराई तक तैरने लगा। इसे भागने मत दो,
झांग शियाओहो ने अवचेतन रूप से चिल्लाया। विशाल विशैला कनखजूरा लगभग मर चुका था। उसे मारने का ये बिल्कुल सही मौका था। कमांडर स्तर का दानव निश्चित रूप से बहुत सारा कीमती सामान गिराएगा। आप जाइए, ली मान ने उत्तर दिया। मो फैन को भी उस राक्षस का पीछा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके अनुभव से उसे पता था कि कमांडर स्तर के दानव राक्षस को मारना बेहद मुश्किल काम है। हालांकि कमांडर स्तर तक पहुंचने वाले दानव राक्षसों की ताकत अलग अलग होती है, लेकिन भागने या अचानक हमला करने की उनकी असाधारण क्षमता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ली मान अभी तक विष से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी, इसलिए वो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रही थी। वहीं मो फैन और झांग शियाओहो केवल मध्यम स्तर के जादूगर थे। अपने आत्मा बीज होने के बावजूद भी वे कमांडर स्तर के दानव को कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंचा सके। विशाल विशैले कनखजूरे ने जुवानवु विशाल छिपकली के खिलाफ लड़ाई जीतकर उन्हें चौंका दिया था। उसने जुवानवु विशाल छिपकली को मारने में उनकी मदद की थी। अगर वे लालच में उसका पीछा करते तो पूरा समूह ही नष्ट हो जाता। छोड़ो इसे, जब तक हमें विशाल विशैले कनखजूरे को पकड़ने का कोई तरीका नहीं मिल जाता, हम उसे मार नहीं पाएंगे। मो फैन को उस जानवर का पीछा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ली मान भी यही सोच रहा था। अगर मो फैन और झांग शियाओहो दोनों ही उन्नत जादूगर होते, तो तीनों मिलकर गंभीर रूप से घायल विशाल विशैले कनखजूरे को पकड़ने में कामयाब हो सकते थे। लेकिन वे तो केवल मध्यम स्तर के जादूगर थे। ये तो वाकई एक चमत्कार था कि उनकी योजना से जुवानवु विशाल छिपकली मर गई। तो आप एक उन्नत जादूगर है, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें योजना को सफल बनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। झांग शियाओहो ने थोड़ी प्रशंसा के साथ कहा। ली मान देखने में काफी युवा लगती थी, लेकिन उसकी ताकत वाकई प्रभावशाली थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इन राक्षसों को हरा नहीं पाएंगे, ली मान ने कहा। बिल्कुल नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि एक उन्नत जादूगर कमांडर स्तर के दानव जानवर को हरा नहीं सकता? झांग शियाओहो ने आश्चर्य से कहा। ली मान ने सिर हिलाते हुए कहा, उन्नत जादूगरों में से केवल सबसे शक्तिशाली ही कमांडर स्तर के दानवों का अकेले सामना कर सकते हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश कमांडर स्तर के दानवों को मार भी नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति में वे भाग जाते हैं। कमांडर स्तर के दानव अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। वे मनुष्यों की तरह जाल बिछाना जानते हैं। इसके अलावा उनके नेतृत्व में आने वाले अनगिनत योद्धा स्तर और सेवक श्रेणी के दानवों से निपटना भी काफी मुश्किल होता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि बॉस झानकोंग डार्कविंग वुल्फ को मार नहीं पाए। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें उन्नत जादूगरों में एक विशेषज्ञ माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अकेले ही डार्कविंग वुल्फ से लड़ने का साहस किया? झांग शियाओहो अपने वरिष्ठ से और भी अधिक प्रभावित हुए। जादूगरों को कमांडर स्तर के दानव जानवर को खत्म करने के लिए एक सटीक योजना बनानी पड़ी। सबसे पहले उन्हें सेवक श्रेणी और योद्धा स्तर के प्राणियों के विशाल समूह से निपटना होगा, क्योंकि कमांडर स्तर के दानव जानवर उन्हें मुफ्त मोहरों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे, एक स्वस्थ कमांडर स्तर के दानव जीव की शक्ति 6 या 7 उन्नत जादूगरों के बराबर होती थी। यहां तक कि कमजोर दानव भी 5 उन्नत जादूगरों के बराबर होते थे। इसके अलावा इन जीवों में असाधारण सहन शक्ति और प्रबल जीवन शक्ति होती थी। उन्नत जादूगरों की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाने के बाद भी ये जीव चुस्त दुरुस्त और ऊर्जावान बने रहते थे। अंत में कमांडर स्तर के दानव प्राणियों में भागने की अद्भुत क्षमता थी। जब तक जादूगर भागने की कोशिश कर रहे दानव प्राणियों को फंसाने की कोई उपयुक्त योजना नहीं बनाते, तब तक वे उन्हें मार नहीं सकते थे। उनके विशाल आकार के कारण वे अपनी मर्जी से आ जा सकते थे। यदि जादूगर उनका पीछा करते, तो वे युद्ध के लिए बनाई गई अपनी रणनीति को नष्ट कर देते और यहां तक कि स्वयं भी मारे जा सकते थे। कई कारणों से वे इस बार केवल कमांडर स्तर के दानव जानवर को ही मार पाए। जुवानवु विशाल छिपकली और विशाल विशैला कनखजूरा पहले से ही घायल थे। वे एक दूसरे के प्रति द्वेष के कारण अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहे थे। आमतौर पर कमांडर स्तर के अधिकांश दानव जानवर लड़ाई में पूरी ताकत नहीं लगाते। केवल सेवक श्रेणी के दानव जानवर ही ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। मो फैन ने ली मान की ओर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि सेना भी उस विशाल विशैले कनखजूरे को मरा हुआ नहीं देखना चाहती। ली मान ने सिर हिलाकर जवाब दिया, विशाल छिपकलियों का झुंड हाल ही में बेकाबू हो गया है, क्योंकि यहाँ उनका कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं है। हालांकि विशाल विशैली कनखजूरे ने जुवानवु विशाल छिपकली को मार डाला है, और ठीक होने के बाद उसकी ताकत में काफी सुधार होगा। वो और विशाल छिपकलियां आग और पानी की तरह थीं। इससे हमें विशाल छिपकलियों के विकास को रोकने में मदद मिल सकती है। मैं सहमत हूँ। 1 महीने के भीतर आपको जीझाओ घाटी में एक भी विशाल छिपकली नहीं मिलेगी। मो फैन ने सिर हिलाया।
ली मान के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी। बीआई शहर के लिए सबसे बड़ा खतरा विशाल छिपकलियों का झुंड था। ली मान को बीआई शहर में स्थानांतरित किए जाने के बाद से वो विशाल छिपकलियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए कोई कारगर योजना नहीं बना पाई थी। वो शुरू में डोंगटिंग झील के मृत्युदूत की जांच करने की योजना बना रही थी, ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में विशाल छिपकलियों को कौन मार सकता है। जीझाओ घाटी में उसकी मुलाकात एक गुफारवासी और एक युवा लेकिन साहसी सैनिक से हुई, जिससे उसे आश्चर्य हुआ। उन दोनों ने दो दानव प्राणियों को आपस में लड़वाकर एक कमांडर स्तर के दानव प्राणी को नष्ट करने की सरल रणनीति अपनाई थी। ली मान के लिए यह निश्चित रूप से अच्छी खबर थी, क्योंकि इससे बीआई शहर को कुछ राहत मिलेगी। इसके अलावा जब ली मान को पता चला कि विशाल विशैला कनखजूरा युद्ध का विजेता है, तो उसने तुरंत एक योजना बनाई और प्रकाश तत्व के पवित्र मंत्र से उस जीव को चिन्हित किया। उसने जानबूझकर उसे जीवित रहने दिया ताकि वो विशाल छिपकलियों को दबा सके। विशाल छिपकलियों के एक कमांडर को मारकर विशाल छिपकली झुंड के एक नए प्राकृतिक शत्रु को जन्म देना विशाल छिपकलियों के दो घोंसलों को कुचलने के बराबर था। मैंने पहले भी कहा है, ये लाश मेरी है, मो फैन ने सख्ती से कहा और जुवानवु विशालकाय छिपकली के विशाल मृत शरीर की ओर इशारा किया। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, ली मान ने कहा। भाई फैन, मुझे भी जो चाहिए था वो मिल गया है। जहां तक पहाड़ की बात है, आप उसे वापस ले जाइए और उस पर एक इमारत बना लीजिए। झांग शियाओहो जोर से हंस पड़ा। एक कमांडर स्तर के दानव जानवर के शव में कई उपयोगी पुर्जे भरे हुए थे। मो फैन को सिर्फ उस मृत शरीर को लूटने में ही काफी समय लग जाएगा। मैं मदद करूंगी। मैं बैटलमेज की एक टुकड़ी यहां भेज सकती हूं ताकि वे शव को वापस सेना में ले जाकर उसका विच्छेदन कर सके। कौन जाने तुम्हें खुद ये करने में कितना समय लगेगा, ली मान ने सुझाव दिया। अब उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा रौनक थी और वह ज्यादा स्त्रीत्वपूर्ण लग रही थी। वह अच्छे मूड में थी, क्योंकि जहर का असर खत्म हो गया था और उसने सेना के लिए एक बड़ा खतरा टाल दिया था। क्यों न मैं इसे सेना को बेच दूं? चूंकि आपके बिना यह संभव नहीं था, इसलिए मैं आपको 10% की छूट दूंगा। मो फैन इस बात से सहमत था कि इतने बड़े शव को ले जाना उसके लिए वाकई एक बड़ी परेशानी का सबब होगा। ये भी ठीक है, शोध दल कमांडर स्तर के दानव को पाकर निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होगा। कमांडर होने के नाते ली मान को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार था। मैं कामना करता हूं कि हमारा सहयोग अच्छा रहे। मो फैन ने अपना गंदा हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाल लंबे और घने थे, जो इस बात का संकेत था कि दानव तत्व अभी पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं हुआ था। बिल्कुल, ली मान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसने थोड़ा सा प्रशंसा भरे लहजे में आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम वाकई खास हो। मैंने पहली बार किसी मध्यम स्तर के जादूगर को कमांडर स्तर के दानव को मारते देखा है। उन्नत जादूगरों में भी कमांडर स्तर के दानव को मारना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मैं यहाँ कुछ महीनों के लिए गुफारवासी की तरह रहने और प्रकृति का अनुभव करने के लिए नहीं आया हूँ। मो फैन मुस्कुराया और अपने नुकीले दांत दिखाए। तो फिर मुझे ये क्यों नहीं बताते कि मेरे यहाँ आने से पहले कमांडर स्तर के दो दानव जानवर बुरी तरह घायल क्यों हो गए थे? ली मान ने मो फैन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मानो वो उसके झूठ को भेदने की कोशिश कर रही हो। भगवान जाने, मो फैन ने आंखें घुमाई, मानो यह उसका कोई लेना देना ही न हो। ली मान ने आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि उसने देखा कि वो इस विषय को टालने की कोशिश कर रहा था। ली मान का मानना था कि यह गुफारवासी डोंगटिंग झील के मृत्युदूत से निकटता से संबंधित था, लेकिन उसे इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं थी। बीआई शहर लौटने के बाद मो फैन को लगा कि अंतिम आत्मा विखंडन होने ही वाला है। मो फैन के लिए यह एक तरह की विपत्ति थी। उसे स्वर्ग द्वारा उस शक्ति का उपयोग करने के लिए दंडित किया जा रहा था जो उसकी नहीं थी। यदि वो इस विपत्ति से बच जाता तो सब ठीक होता, लेकिन असफल होने पर उसका बुरा हाल होता। मो फैन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी विशाल छिपकलियों को मारा है, और न ही उसे ये पता था कि उसने कितनी आत्मा शक्ति ग्रहण की है। किसी भी हालत में वह दोबारा दानव तत्व के वश में नहीं आना चाहता था। अगर वो छोटी लोच मछली का पेंडेंट उसके पास न होता तो वो कई बार मर चुका होता। एक बार जब वो अंतिम आत्मा विखंडन से बच जाएगा तो उसके शरीर में मौजूद रक्त सारीरा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अगर इसके भयानक दुष्परिणाम न होते तो मो फैन उस दानव के वंश को नष्ट करने में संकोच करता। उसे कमांडर स्तर के दानव को बुरी तरह हराने का एहसास अच्छा लगता था। दुर्भाग्यवश अपार शक्ति मुफ्त में नहीं मिलती। उसे जो कीमत चुकानी पड़ी वो उसके लिए असहनीय थी। उसे जियांग यी के शब्द याद आ गए, अगर वो बच भी गया तो भी उसकी साधना में गिरावट आएगी।
मो फैन द्वारा कमांडर स्तर के आत्मा अवशेष का उपयोग करके विपत्ति पर काबू पाने के बाद उसकी आत्मा गंभीर स्थिति में थी, जबकि उसकी साधना में भी काफी गिरावट आई थी। मो फैन का मन कर रहा था कि वो फूट फूट कर रोए। उसने अपने अग्नि तत्व को तीसरे स्तर तक सुधारने में बहुत मेहनत की थी। उसे 9 हॉल्स फायरी फिस्ट के साथ बहुत मजा आता था, लेकिन अब वो घटकर दूसरे स्तर पर आ गया था। फायरी फिस्ट ग्राउंड ब्रेक। न केवल उसकी अग्नि शक्ति में गिरावट आए, बल्कि उसकी बिजली शक्ति, छाया शक्ति और सम्मन शक्ति भी एक स्तर नीचे गिर गई। यदि मो फैन पहले दानव तत्व की शक्ति से थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ भी था, तो उसकी साधना में आई गिरावट ने उसे इसके बजाय अपना मन पक्का करने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी तरक्की कड़ी मेहनत का नतीजा थी। हालांकि मो फैन के लिए अब चाहकर भी दानव शक्ति का प्रयोग करना लगभग असंभव है। अंतिम आत्मा विखंडन के बाद दानव तत्व की ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। दानव तत्व का पुनः उपयोग करने के लिए उसे एक नए रक्त सारीरा की आवश्यकता होगी। रक्त सारीरा सेना के कब्जे में थी। मो फैन हमेशा अपने साथ एक सारीरा रखने के बारे में सोचता था, क्योंकि अपनी जान गंवाना उसकी साधना के स्तर में गिरावट से कहीं अधिक भयावह था। यह एक ऐसी बात थी जिसके बारे में उसे भविष्य में सोचना पड़ेगा। अपना मानवीय रूप पुनः प्राप्त करने के बाद मो फैन झांग शियाओहो के साथ दक्षिणी सेना में वापस चला गया। सेना में एकमात्र व्यक्ति जिस पर वो भरोसा कर सकता था वह था झान कोंग। उसने दानव तत्व के बारे में जानकारी को दबाने में कामयाबी हासिल की थी, इसलिए बहुत कम लोग उसके रहस्य के बारे में जानते थे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या तुम अजेय हो? उस घटना के बाद भी तुम कैसे जीवित हो? झान कोंग ने अपने सामने जीवंत मो फैन को देखकर मुस्कुराया। वैसे भी मैं लगभग मर चुका हूं। मेरी साधना शक्ति कम हो गई है, मो फैन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। कोई बात नहीं, तुम आसानी से अपनी साधना शक्ति वापस पा सकते हो। मैंने उन्हें तुम्हारे शरीर की पूरी जांच करने को कहा है। तुम्हारे शरीर में मौजूद दानव वंश पूरी तरह से शुद्ध हो गया है और तुम्हारी आत्मा भी अच्छी तरह से ठीक हो रही है, झान कोंग ने कहा। ये तो राहत की बात है। मो फैन ने सिर हिलाया और राहत भरी सांस ली। वैसे मैंने आपके शरीर पर रक्त सारीरा की ऊर्जा का प्रयोग करके एक छोटा सा प्रयोग किया है। मैंने पाया है कि आपका शरीर अब इसके प्रति प्रतिरोधी हो गया है, झान कोंग ने कहा। प्रतिरक्षित। मो फैन असमंजस में पड़ गया। सच कहूं तो रक्त सारीरा का तुम पर कोई असर नहीं होगा। तुम अब दानव शक्तियां नहीं धारण कर पाओगे। अगर यह सचमुच कोई तत्व होता तो तुमने एक नए तत्व को जागृत कर लिया होता, लेकिन अब तुम्हारे पास केवल 4 तत्व है। तुम्हारे आध्यात्मिक जगत में दानव तत्व नहीं है। उन्होंने जो आविष्कार किया है वह एक वायरस, एक नशा, एक जैव रासायनिक औषधि जैसा है। इसका किसी नए तत्व से कोई लेना देना नहीं है, झान कोंग ने कहा। मो फैन ने सिर हिलाया। लू नियान और उसके साथी पागल हो गए थे। इतनी विकृत चीज को एक नया जादुई तत्व बनाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें कुछ समय यहाँ अभ्यास करना चाहिए। पहले अपनी साधना शक्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करो। तुम्हारी मृत्यु की खबरें अभी भी प्रकाशित हो रही हैं, क्योंकि ब्लैक वेटिकन की नजर अभी भी तुम पर है। यदि कुछ समय तक तुम्हारे शरीर में कोई समस्या नहीं रहती है तो तुम वापस विद्यालय जा सकते हो, झान कोंग ने कहा। धन्यवाद प्रशिक्षक। मो फैन को ये जानकर काफी राहत मिली कि अब उसकी जान खतरे में नहीं है। भाई फैन, आपको यहाँ और अधिक समय तक रुकना चाहिए, झांग शियाओहो ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें अब प्राचीन राजधानी जाना चाहिए। मैंने तुम्हें वहां प्रशिक्षण के लिए भेजा था और तुम वहां समय बर्बाद कर रहे हो, झान कोंग ने निर्दयता से डांटते हुए कहा। झांग शियाओहो ने कंधे उचका दिए और आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। प्राचीन राजधानी शियान। मुझे बताया गया था कि यह मृतकों की भूमि के काफी करीब है, मो फैन ने पूछा। झांग शियाओहो ने भारी मन से सिर हिलाते हुए कहा, कभी कभी मरे हुए लोग अचानक कहीं से निकल आते हैं। उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वे बहुत जल्दी पुनर्जन्म ले लेते हैं। वैसे पृथ्वी तत्व आत्मा बीज और बहती मिट्टी की मदद से मुझे अब मरे हुए लोगों से घिरे होने का डर नहीं लगता। मुझे कभी न कभी उस जगह जरूर जाना चाहिए, मो फैन ने उत्साह से कहा। यह वो स्थान है जहां राजवंश उठे और गिरे, अनगिनत सैनिकों का कब्रिस्तान। जैसे ही पूर्व दिशा से सूर्य का उदय हुआ, जीवित लोग जाग गए और अपनी दैनिक दिनचर्या में जुट गए। हालांकि जैसे ही क्षितिज पर सूरज डूबता था, मरे हुए लोग अधीरता से रेत, कफन और ताबूत के ढक्कन खोल देते थे, मानो वे अंधेरे की पूजा कर रहे हों। मकबरे, समाधियां, युद्ध क्षेत्र, शवों के गड्ढे, दफन सैनिक। ये किस प्रकार का रोमांचक राज्य होगा। शरद ऋतु पलक झपकते ही आ गई थी। होंगजो की गलियां गिरे हुए पत्तों और कलगी के फूलों से भर गई थीं,
जिससे एक मनमोहक दृश्य बन गया था। शरद ऋतु के दौरान होंगजो दक्षिण के शहरों की तरह भीषण गर्मी से ग्रस्त नहीं था, बल्कि गर्मियों के मौसम जैसा था। उत्तर के शहरों की तरह यहाँ ठंड भी नहीं थी। यहाँ का तापमान एकदम सही था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। ये किसी चित्र में स्याही या रंग के कोमल सुंदर अंतिम स्पर्श जैसा था, न कि आने वाली सर्दियों के मौसम का संकेत। झेजियान संस्थान का रंग भी वैसा ही फीका भूरा था। हर दिन ढेर सारे गिरे हुए पत्ते सफाई के लिए जमा होते जा रहे थे। वे उन कपड़ों की तरह थे जिन्हें महिलाएं मौसम बदलने पर फेंक देती हैं, जिनसे भावनात्मक लगाव रखने का कोई मतलब नहीं था। छात्राओं ने अभी भी छोटी स्कर्ट और काली स्टॉकिंग्स पहनने का अपना पुराना चलन बरकरार रखा था। ये पहनावा लड़कियों के बीच हर मौसम के लिए उपयुक्त माना जाता था और इसे कभी भी फैशन से बाहर नहीं कहा जा सकता था। यह निप्पॉन लिली की तरह था, जो हर समय वसंत की चमक बरकरार रखता था। टीएल नोट: एक मजेदार तथ्य, वसंत की चमक कभी कभी किसी कामुक या उत्तेजक चीज की हल्की सी झलक को भी संदर्भित करती है। विंक। इसके विपरीत पुरुषों में सबसे लोकप्रिय पहनावा सैंडल और जर्सी का संयोजन था। दक्षिण में ये पहनावा 3.5 मौसमों तक चलने के लिए पर्याप्त था। जो लोग छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते थे, वे इसे सभी मौसमों में पहनते थे। इसलिए नहीं कि वे ठंड के मौसम में केवल एक बाहरी परत के रूप में डाउनकोट पहनते थे, बल्कि इसलिए कि अग्नि या हिम तत्व होने के कारण उन्हें अतिरिक्त गर्मी के लिए कपड़ों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। उन एलिमेंट्स के फायदों की बात करें तो झेजियान संस्थान के पश्चिम में एक छोटी झील थी और इसके केंद्र में एक मंडप स्थित था। मंडप काफी समय तक उपेक्षित पड़ा रहा, यहाँ तक कि मंडप को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल भी झील की तलहटी में धंस गया था, मानो ये छात्रों को झील के आसपास न घूमने की चेतावनी दे रहा हो। दुर्भाग्यवश वहां मौजूद हर कोई जादूगर था, इसलिए पुल से कोई फर्क नहीं पड़ता। सलीके से संवारे हुए बालों वाला एक आकर्षक व्यक्ति झील के किनारे खड़ा था और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें वहां तक धकेल दूंगा, यह कोई खास बात नहीं है। झील की शांत स्वच्छ सतह पर उनकी अपेक्षाकृत लंबी आकृति का प्रतिबिंब दिख रहा था। उनकी सौम्य फिर भी मर्दाना चाल और लहजे से यह आभास होता था कि वे एक शिक्षित परिवार से आए थे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे झील पर घुमाया। किनारे पर उगने वाली घास धीरे धीरे बर्फ की परत से ढक गई। बर्फ तेजी से पानी में फैल गई, जिससे चटकने की आवाज आने लगी। झील की सतह जम गई। बर्फ की पतली परत धीरे धीरे मोटी होती गई, क्योंकि बर्फीली ऊर्जा उस पर फैलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो झील की सतह पर धीरे धीरे एक बर्फ का पुल बन रहा हो, जिससे एक जादुई दृश्य उत्पन्न हो रहा था। ये तो बर्फ के राजकुमार लियू येलिन है। न सिर्फ ये बेहद आकर्षक है, बल्कि बर्फ तत्व पर इनका नियंत्रण भी कमाल का है। हमारे स्कूल के शीर्ष रैंकिंग में शामिल किसी व्यक्ति से यही उम्मीद थी। पास खड़ी कुछ लड़कियां जोर जोर से चिल्लाईं। जेजियांग संस्थान ने लियू येलिन को बर्फ का राजकुमार की उपाधि दी थी। यहां आने के कुछ ही समय बाद उसने अपनी बर्फ की शक्ति से पूरे स्कूल को जीत लिया था। अपने आकर्षक रूप और शांत स्वभाव के कारण उसने जल्दी ही कई लड़कियों का दिल जीत लिया था। क्या उन्हीं जैसे व्यक्ति की वजह से उन्होंने इतने प्रतिष्ठित संस्थानों में जगह पाने के लिए इतनी मेहनत नहीं की थी? उफ, वो फिर से उसी लड़की के साथ है। समझ नहीं आता, वो लड़की जो ठीक से चल भी नहीं सकती, उसका क्या फायदा? बीच से कंघी किए हुए बालों वाली एक छात्रा ने ईर्ष्या से कहा। रूप रंग के मामले में कई लड़कियां आसानी से उससे बेहतर साबित हो सकती है। मुझे पक्का यकीन है कि वो बस उस पर तरस खा रहा है। मुझे ऐसे लोग सबसे ज्यादा नापसंद हैं जो दिखावा करते हैं कि वे दयनीय है। किसी के चींटी पर पैर रख देने पर भी बड़बड़ाना। आह, मैं चल नहीं पा रहा, कृपया मुझे धक्का दे दो। आह, मुझे हल्का सा सिरदर्द हो रहा है, लगता है मुझे सर्दी लग गई है। हर कोई कमजोर होने का नाटक करना जानता है। हम्फ, चेन युनकी ने झल्लाकर कहा। उसकी नकल इतनी सटीक थी कि पास खड़े उसके दोस्त जोर से हंसने लगे। हंसी की गूंज पेड़ों से सजे रास्ते में गूंज रही थी। बर्फ के राजकुमार लियू येलिन ने उन लड़कियों की ओर देखा जिनके साथ वो समय बिताया करता था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना सिर थोड़ा झुकाया और कहा, उनकी परवाह मत करो, वे सिर्फ इसलिए जल रही हैं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ समय बिता रहा हूँ। चलो मंडप चलते हैं। मुझे कुछ देर अकेले रहने की जरूरत है, माफ करना। शिनशिया ने अपना सिर उठाया। उसकी निर्मल आंखों में शांति के सिवा कोई और भाव नहीं था। उसने अपनी पतली भुजाओं से व्हीलचेयर को धकेला। उसने जमे हुए रास्ते को नहीं चुना, बल्कि झील के किनारे की ओर बढ़ी। लियू येलिन ने आत्मव्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए अपनी नाक पर हाथ फेरा। इसी बीच चेन युकी की कुछ चिड़चिड़ी सी आवाज सुनाई दी। वाह, रईस की तरह बर्ताव कर रही हो, उससे दूरी बनाए रखने का नाटक कर रही हो ताकि उसे बेहतर तरीके से समझ सको। कितनी प्रभावशाली बात है।
अच्छा युनकी, तुम ऐसा नहीं कह सकती। हो सकता है कि कोई सचमुच बर्फ के राजकुमार में दिलचस्पी न रखती हो सकता है कि किसी ने पहले ही उसका दिल जीत लिया हो, बीच से फटी हुई लड़की ने कहा। तो शायद उसका प्रेमी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बाहर जाना पसंद करता है जिसके साथ वो सड़कों पर घूमते समय हाथ पकड़ सके, हमारे जैसी कोई ऐसी व्यक्ति जिसके लिए उसे व्हीलचेयर धकेलने की आवश्यकता न हो। मुझे यकीन है कि तुम आजकल बहुत ज्यादा रोमांटिक उपन्यास पढ़ रहे हो। हा हा हा। लियू येलिन ने भौहें चढ़ाईं। उनके विचार में चेन यून और उसकी सहेलियां हद से ज्यादा आगे बढ़ गई थी। किसी के शारीरिक दोषों के बारे में इस तरह बात करना कैसे संभव है? इससे तो बस उनकी अशिक्षा ही उजागर होगी। लड़कियां आपस में एक दूसरे पर तिरस्कारपूर्ण टिप्पणियां करती रहीं। अंततः लियू येलिन का धैर्य टूट गया और उसने गुस्से में कहा, क्या तुम लोग हद से ज्यादा नहीं कर रही हो? क्या हद हो गई? मुझे नहीं लगता। हम तो बस वही कह रहे हैं जो हम कहना चाहते हैं और वही कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। हमें वो लड़कियां पसंद नहीं जो दिखावा करती है। सच कहूं तो हमारे मजाक उड़ाने के बाद भी वो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कोई संत हो, जैसे उसे हम पर गुस्सा ही नहीं आया हो। मुझे यकीन है वो मन ही मन हमें कोस रही होगी, चेन यूनकी ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। बिल्कुल सही। हम ये स्पष्ट कर देते हैं कि हम किसे पसंद नहीं करते। जब हमें श्वेत कमल पसंद नहीं आता तो हम खुलकर अपनी नापसंदगी जाहिर करने की हिम्मत रखते हैं। जो लोग दिखावा करते हैं वे सबसे घृणित होते हैं। लड़कियों ने अपने तर्कों से लियू येलिन को अवाक कर दिया। लियू येलिन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने व्हीलचेयर पर बैठी अकेली महिला की पीठ पर एक नजर डाली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे सांत्वना दे। जब वह रास्ता भटक रहा था तभी काले रंग की आधी बाजू की कमीज पहने एक आदमी उसके पास से गुजरा। उसके पहनावे से लग रहा था कि वो संभवतः दक्षिण से आया होगा। इतनी ठंड में कोई भी उसके जैसे कपड़े नहीं पहनता। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। उसका शरीर एक अनोखी छाया में लिपटा हुआ था जो उसकी चमकदार आकर्षक आभा के साथ एक जबरदस्त विरोधाभास पैदा कर रहा था। 3 ढीले बटनों से दिख रही उसकी छाती को देखकर वो किसी गुंडे जैसा लग रहा था। तुम्हारे जैसी कुतियाओं को पानी में ही रहना चाहिए, उस आदमी ने चेन यूनकी और लगातार बातें कर रही लड़कियों से कहा। उस आदमी में महिलाओं के प्रति जरा भी दया नहीं थी। उसके लातें लड़कियों के शरीर के 3 अलग अलग हिस्सों पर सटीक रूप से लगी। बीच से फटी हुई कमर वाली लड़की चेन यूनकी और चश्मा पहने दूसरी लड़की अचानक से चौंक गई और बर्फीली झील में जा गिरी। रास्ते भर पानी की छींटें साफ सुनाई दे रही थीं। इससे आसपास मौजूद भीड़ का ध्यान तुरंत आकर्षित हो गया। उन लड़कियों में से किसी के पास भी जल तत्व नहीं था। उनके शरीर पूरी तरह भीगे हुए थे और पानी भी ठंडा था। पानी से उनके कपड़े, बाल और मेकअप सब कुछ पूरी तरह से खराब हो गया था। लियू येलिन स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास भरी निगाहों से उस आदमी को देखा। एक आदमी महिलाओं के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों करेगा? भले ही उसने कई बार लड़कियों को झील में लात मारने का सोचा हो, लेकिन एक नेक जीवन जीने की उसकी अंतरात्मा उसे ऐसा घिनौना काम करने की इजाजत कभी नहीं देती। कौन सा बेवकूफ मुझे पानी में धकेलने की हिम्मत करेगा? मैं तुझे कुचल दूंगा। ये वही आदमी है जिसने काली शर्ट पहनी है। ये वही है। बहनों, चलो उसकी खाल उतार दे। उसे सिखाओ कि झेजियांग संस्थान की 3 सबसे खूबसूरत बहनें ऐसी नहीं हैं जिनसे वो पंगा लेना चाहेगा। बीच से फटी हुई, ओह, गीले बालों वाली लड़की पागल हो गई थी। उसने बर्फीले पानी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपने सितारे दिखाने लगी। चेन यूनकी नाम की लड़की तो और भी ज्यादा पागल थी। उसके पैरों के नीचे धीरे धीरे एक तारा आकृति बन रही थी। हालांकि ठंड से उसका शरीर कांप रहा था और छींक आने के बाद जादू की प्रक्रिया तुरंत रुक गई, जिससे वो बेहद गुस्से में आ गई। तुम जैसी कुतियाएं जिन्हें सिर्फ शब्दों से गाली देना आता है, मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे करती हैं? काली कमीज पहने उस आदमी ने सीटी बजाई और लड़कियों के गीले कपड़ों को घूरते हुए कहा, एक की कमर मोटी है, एक की छाती सपाट है और एक की टांगें चौड़ी है। मुझे हैरानी नहीं कि तुम बाकी लड़कियों से जलती हो। जब उस निर्लज व्यक्ति ने उन अंगों की ओर इशारा किया जिनसे उन्हें शर्म आती थी, तो तीनों लड़कियां बेकाबू हो गईं। वे उन नियमों को पूरी तरह से भूल गई जिनमें छात्रों को प्रशिक्षण मैदान के बाहर द्वंद्व युद्ध करने की अनुमति नहीं थी, और उन्होंने अपने नेबुला और स्टार पैटर्न को प्रकट किया। बिजली का गिरना। विद्युत क्षेत्र। मो फैन ने कुशलतापूर्वक बिजली का जादू चलाया। उसके इशारे के बाद बिजली की घनी लपटें तेजी से आगे बढ़ीं। बिजली की चिंगारियां हवा में उड़ती हुई, उनमें से कुछ तेजी से जमीन पर फैल गईं। बिजली की चिंगारियों ने जल्द ही लड़कियों के चारों ओर 20 मीटर के दायरे में एक विद्युत क्षेत्र बना लिया। बिजली की चिंगारियां तेजी से लड़कियों की ओर बढ़ने लगीं। पानी की वजह से बिजली का प्रवाह आसान हो गया था।
उन्होंने जो बुनियादी मंत्र किसी तरह से बोले थे, वे पल भर में चकनाचूर हो गए। बिजली के झटकों से वे मानो आग के गड्ढे में नाचने लगी। उनके बाल जलकर काले हो गए थे, जबकि उनके गीले कपड़े सूखकर चूर हो गए थे। जो लड़कियां कुछ क्षण पहले अपेक्षाकृत सुंदर दिख रही थीं, वे अब भूतों से भी बदसूरत लग रही थीं। मो फैन ने बिजली की शक्ति को पहले ही नियंत्रित कर लिया था ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे, अन्यथा वो गारंटी दे सकता था कि उन्हें और भी अधिक आनंद मिलता। बिजली की कड़कड़ाहट, लियू येलिन चौंक गई। चेन यून की एक मध्यम स्तर की जादूगरनी थी और बाकी दोनों लड़कियां भी कमजोर नहीं थीं। वे मध्यम स्तर के आधे रास्ते पर थीं। हालांकि उनके प्रतिद्वंदी ने न केवल उनसे बहुत पहले अपना जादू चला दिया था, बल्कि वे एक साधारण मंत्र के सामने भी कुछ नहीं कर पाई। बिजली की शक्ति का प्रयोग करने वाला जादूगर अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना बखूबी जानता था। वो उन्हें चोट पहुंचाने के बजाय केवल सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था। राहगीरों ने लड़कियों की दयनीय हालत देखकर ठहाके लगा लिए। तुम बस इंतजार करो, हिम्मत है तो अपना नाम बताओ। मैं, चेन यूनकी, तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। चेन यूनकी ने धुआं उगलते हुए गालियां दी। काली कमीज पहने उस आदमी ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मैं वो हूं जिसने कभी झूठी पहचान का इस्तेमाल करने की जहमत नहीं उठाई। पर्ल इंस्टीट्यूट का शेन मिंगशियाओ। शेन मिंगशियाओ, ठीक है, आपको इंतजार करना होगा। चेन यून की धमकी देते ही तुरंत वहां से चली गई। एक महिला होने के नाते वो अपनी छवि बचाना चाहती थी। तीनों वहां रुककर भीड़ के सामने हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते थे। काली कमीज पहने उस आदमी ने तीनों लड़कियों को भागते देख ठहाका लगाया। वो शिनशिया के पास गया। व्हीलचेयर पर बैठी शिनशिया की आंखें चमक रही थी और उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। उसका चेहरा खुशी और आश्चर्य से भरा हुआ था। कुछ ही देर में उसकी आंखें नम और लाल हो गईं। पलक झपकते ही उसकी पलकें आंसुओं से भीग गईं। बेवकूफ लड़की, क्यों रो रही हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं अभी भी जिंदा हूं? मो फैन शिनशिया के सामने जेब में हाथ डाले खड़ा था। वह थोड़ा आगे झुककर शिनशिया के गालों को घूर रहा था, मानो वो बड़ाई कर रहा हो। लेकिन जब उसने उसकी आंखों से आंसू बहते देखे तो वह घबरा गया और उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसने अपनी उंगलियों से उसके गोल मटोल चेहरे पर आंसू पोंछे। ये शब्द सुनकर शिनशिया अपने आंसू नहीं रोक पाए। उसने अपनी बाहें खोली और मो फैन की गर्दन में लिपट गई, अपना चेहरा उसके करीब कर लिया। मो फैन थोड़ा चौंक गया। उसे लड़की के चेहरे की कोमलता और गर्माहट महसूस हुई। उसका दिल, जो अब तक उदासीन था, तुरंत पिघल गया। उसकी सिकुड़ी हुई आंखों से राहत झलक रही थी, जबकि उसका मुंह, जो आमतौर पर घमंड और बुरी मंशा दिखाता था, धीरे धीरे राहत भरी मुस्कान में बदल गया। व्हीलचेयर पर बैठी एक लड़की और गले मिलते हुए आगे की ओर आधा झुका एक लड़का। भीड़ अपने विशाल आकार के बावजूद दोनों ओर पेड़ों से घिरे रास्ते के साथ पृष्ठभूमि में गुम हो गई थी। यह एक शांत दोपहर थी, जिसमें स्थिर और सौम्य सांसें और खुशी के आंसू थे। क्या तुम्हें वो कहानी याद है जो मैंने तुम्हें सुनाई थी? एक समय की बात है, एक राजा की दो बेटियां थीं। वे जन्म से ही सुंदर थीं और उनमें एक अनोखी क्षमता थी। उनके आंसू पल भर में मोतियों में बदल जाते थे। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की शादी दूसरे राज्य के एक राजकुमार से कर दी। राजकुमार हमेशा उसे दुख पहुंचाता था, जिससे वो रोती थी। उसके बनाए मोती इतने थे कि उनसे पृथ्वी को 2 बार लपेटा जा सकता था। छोटी बेटी की शादी एक किसान से हुई। राजा हैरान था, क्योंकि एक बूंद आंसू से वे आलीशान जीवन जी सकते थे, लेकिन वे गरीब ही रहे। हालांकि राजा को जल्द ही एहसास हुआ कि किसान अपनी बेटी को एक बूंद भी आंसू नहीं बहाने देना चाहता। राजा ने राहत की सांस लेते हुए किसान से कहा, तुम एक अच्छे पति हो। उस राजकुमार के विपरीत जो सिर्फ अपनी बेटी के आंसुओं से और मोती बनाने में लगा रहता था। मो फान ने धीरे धीरे ये प्रसिद्ध कहानी सुनाई। शिनशिया ने भारी स्वर में सिर हिलाया। उसने ये कहानी पहले भी सुनी थी, और एक बार नहीं बल्कि कई बार। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वो थोड़ा शर्मा गई। क्या मो फैन ने अभी अभी यह इशारा किया कि वे पति पत्नी की तरह हैं? राजा की बातें सुनकर किसान एक पल के लिए चुप हो गया, फिर अचानक बोल पड़ा। मो फैन ने देखा कि शिनशिया के गालों पर अभी भी आंसू थे, इसलिए उसने किसान होने का नाटक करते हुए कहा, महाराज, मुझे यकीन है कि आप भूल गए हैं। अंधा होने के बाद ही वो मुझसे प्यार करने लगी है। ये सुनकर शिनशिया को लगा जैसे माहौल बिगड़ रहा हो। उसने अपनी छोटी मुठियां भींची और मो फैन के कंधे पर घूंसे बरसा दिए। ये कमीना एक बार फिर परियों की कहानियों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। इनमें से अधिकतर कहानियां पहले ही उसके हाथों का शिकार हो चुकी हैं। क्या वो उन्हें सुखद अंत के साथ समाप्त नहीं कर सकता? हालांकि जब उसे किसान की नकल करते हुए मो फैन के लहजे की याद आई, तो वह खुशी के आंसुओं से फूट फूट कर रोने लगी।
उस बेवकूफ का शुक्रिया जिसने उसे डरावनी कहानियों से बहला फुसलाकर उसका दिमाग खराब कर दिया। पता नहीं क्यों वो इतनी घटिया बात पर भी हंस पड़ी। शिनशिया, क्या ये वही भाई है जिसका जिक्र तुमने पहले किया था? हाय, मैं लियू येलिन हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। लियू येलिन सिर्फ दर्शक बनकर संतुष्ट नहीं रहता था, वो जल्दी से उन दोनों के पास गया। मो फैन ने पाखंडी लियू येलिन की ओर मुड़कर गुस्से से कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि सार्वजनिक रूप से स्नेह प्रदर्शन कर रहे जोड़े को परेशान करना असभ्य होता है? सार्वजनिक रूप से स्नेह का प्रदर्शन? लियू येलिन दंग रह गया। फिर उसने आश्चर्य भरे लहजे में पूछा, क्या तुम दोनों भाई बहन नहीं हो? वो ब्रोकॉन है और मैं सिस्कॉन हूँ। क्या आपको इससे कोई समस्या है? मो फैन ने कहा। बर्फ के राजकुमार लियू येलिन के चेहरे के भाव विचित्रता की सटीक परिभाषा थे। बनावटी मुस्कान के बावजूद वो अपने मन में एक नाटकीय संवाद कर रहा था। ये शिनशिया का ऐसा अजीब भाई क्यों होगा? वो न सिर्फ लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था, बल्कि ब्रोकॉन या सिस्कॉन जैसी बातें भी बोलता था। कितना घटिया! अगर आपको कुछ और नहीं कहना है तो कृपया मेरी नजरों से दूर चले जाइए। आप जहां भी जाना चाहें, जाइए। मो फैन ने शिनशिया की व्हीलचेयर को धकेला और स्कूल के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। लियू येलिन उन्हें यूं ही जाने नहीं देता। उसकी अंतरात्मा उसे चेतावनी दे रही थी कि यह व्यक्ति कितना अविश्वसनीय है। शिनशिया पहले से ही कमजोर थी और उसकी चलने फिरने की क्षमता भी सीमित थी। अगर वो इस अजनबी के हाथों में चली गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए लियू येलिन मुस्कुराते हुए बोली, चूंकि तुम शिनशिया की दोस्त हो तो तुम मेरी भी दोस्त हो। मुझे लगता है कि तुम अभी अभी यहाँ पहुंची हो। कृपया मुझे तुम्हें खाना खिलाने दो। यार, तुम मुझे कितना परेशान कर रहे हो। हम अभी ऐसी जगह ढूंढने जा रहे हैं जहां कोई ना हो, जहां हम अपना प्यार बांट सकें और कुछ ऐसा कर सकें जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। क्या तुम चुप रहोगे और एक तरफ हट जाओगे? मो फैन ने चिढ़कर कहा। ये शब्द सुनकर शिनशिया का चेहरा लाल हो गया। प्यार बांटने और बच्चों के लिए अनुपयुक्त कुछ करने से उसका क्या मतलब है? ये कितना शर्मनाक लगता है। लियू येलिन का चेहरा पल भर में नीला सफेद पड़ गया। इस लड़के के मन में वाकई शिनशिया के लिए बुरे विचार थे। वो इतनी दयालु और सौम्य थी कि उसे ठुकराने की हिम्मत भी नहीं करती। बिल्कुल नहीं। अगर शिनशिया उसे ठुकरा भी नहीं रही होती तो भी मैं चुपचाप खड़े होकर उसे भेड़िए के मुंह में गिरते हुए कैसे देख सकती थी? लियू येलिन दृढ़ता से आगे बढ़ी और सख्त चेहरे से बोली, दोस्त, तुम हद पार कर रहे हो। मैं पिछले कुछ महीनों से शिनशिया का ख्याल रख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि वह कितनी कोमल है। मैं तुम्हें उसकी भावनाओं का दुरुपयोग करने और उसे अपनी मनमर्जी से परेशान करने नहीं दूंगी। वह चुप रह सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं, लियू येलिन, इसे बर्दाश्त करूंगी। शिनशिया कुछ कहने ही वाली थी, क्योंकि वो लियू येलिन से सहमत नहीं थी। दरअसल शिनशिया ने लियू येलिन को सब कुछ स्पष्ट कर दिया था, लेकिन यह आदमी तो मानो अपनी ही दुनिया में जी रहा था। हालांकि मो फैन ने उसे रोक दिया। उसने तिरछी नजर से लियू येलिन की ओर देखा, जिसकी शक्ल, सूरत और हाव भाव से लग रहा था कि वह काफी सभ्य व्यक्ति है। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम उसे पसंद करते हो? तुम क्या कहना चाह रही हो? लियू येलिन ने कहा। अगर ऐसा है तो भी मुझे लगता है कि तुम ठीक से व्यवहार कर रहे हो, वरना क्या तुम दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल नहीं दे रहे हो? मो फैन ने गुस्से में कहा। लियू येलिन को किसी का भी उसे अपशब्द कहना पसंद नहीं था। उसने भौहें चढ़ाकर शिनशिया की ओर देखा। कोई बात नहीं, उसे अपने दिल की बात कहने का मौका मिल गया, वरना जिस औरत से वह प्यार करता था उसे यह विकृत भेड़िया घसीट कर ले जाता और उस भोली भाली मासूम औरत पर दाग लग जाता जिससे वह प्यार करता था। तो क्या हुआ अगर यह सच है? लियू येलिन ने सख्त नजरों से कहा। तो क्या हुआ अगर यह सच है? जब वो लड़कियां उसे परेशान कर रही थी तब से ही मैं निराश था। अगर तुम मर्द हो तो तुम्हें उनसे बहस करने में समय बर्बाद करने के बजाय उन्हें तुरंत लात मार देनी चाहिए थी। और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें वो पसंद है। मो फैन की मुस्कान अब एक व्यंग्यात्मक हंसी में बदल गई थी। मैं शिनशिया के प्रति सहानुभूति दिखा रहा था। लियू येलिन ने गंभीर चेहरे के साथ अपनी बात स्पष्ट की। मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो मेरी बहन है, मेरी पत्नी है जिसे मैंने बचपन से पाला पोसा है। वो मेरी है, समझे? उसे मक्खी की तरह बेशर्मी से परेशान करना बंद करो। मैं तुम्हारी इतनी पिटाई करूंगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। मो फैन गुस्से से भड़क उठा। मो फैन का वर्तमान रूप रंग उस प्रभावशाली सीईओ के अपेक्षित व्यवहार के बिल्कुल अनुरूप था, जिसके बारे में लड़कियां हमेशा से कल्पना करती थीं। शिनशिया ने लियू येलिन को बता दिया था कि उसका दिल पहले से ही किसी और के लिए धड़कता है, लेकिन जब उसने मो फैन को उसे अपनी पत्नी कहते सुना, जिसे उसने बचपन से पाला पोसा है,
तो उसे लगा जैसे वह कहीं गड्ढा खोदकर उसमें छिप जाए। आसपास से लोग आ जा रहे थे। क्या उसे ये सब जोर से कहना जरूरी था? मुझे इतना बुरी तरह पीटोगे कि मेरी माँ मुझे पहचान भी नहीं पाएगी। लियू येलिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अब अपनी विनम्रता को छिपा नहीं सका। मुझे यकीन है कि तुम्हें जाकर पता लगाना चाहिए कि क्या जेजियांग इंस्टीट्यूट में कोई मेरी इस तरह बेइज्जती करने की हिम्मत करता है। हालात तुरंत दोनों के बीच टकराव में बदल गए। उनकी आभाएं टकराईं और बर्फ तत्व और बिजली तत्व की ऊर्जा जल्द ही आसपास की हवा में फैल गई। भीड़ को तुरंत एहसास हो गया कि दोनों आपस में झगड़ा शुरू करने वाले हैं। वे तुरंत पीछे हट गए और उन्हें देखकर थोड़ी खुशी का भाव दिखाने लगे। ये लड़का कहाँ से आया? क्या वो सचमुच इतना अंधा है कि बर्फ के राजकुमार से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है? लियू येलिन के एक साथी ने कहा। खुद ही देख लो, वो काले रंग की कमीज वाला लड़का है। लियू येलिन ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि हद पार न करे। फिर भी उस लड़के ने जरा भी सम्मान नहीं दिखाया। भले ही वैद्य शिनशिया जन्म से ही चलने फिरने में अक्षम है, फिर भी कई लड़के उसमें दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन या तो उन्होंने बर्फ के राजकुमार से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की, या फिर उन्हें पर्दे के पीछे सबक सिखाया गया। इस लड़के का बुरा हाल होने वाला है, स्कूल की खबरों से कुछ हद तक वाकिफ एक छात्र ने कहा। वैसे क्या कोई जानता है कि वह आदमी कौन है? मुझे नहीं लगता कि वह झेजियांग इंस्टीट्यूट से है। बिल्कुल नहीं, वरना वो लियू येलिन के खिलाफ लड़ने की जहमत ही क्यों उठाता? उसे देखो, अब भी खुद को अच्छा समझता है। मुझे यकीन है कि बाद में उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे हारा। लियू येलिन का साथी जोर से हंस पड़ा। अचानक एक अनोखी हवा चलने लगी, गिरे हुए पत्ते हवा में उड़ने लगे। भीड़ उत्सुक थी। उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया था और दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। स्कूल ने नियम तो बनाए थे, लेकिन वास्तव में कितने जादूगर अपने हाथों पर नियंत्रण रख पाते थे? शिनशिया, एक तरफ हट जाओ। मैं इस बेवकूफ को सबक सिखाऊंगी। मेरा हिम तत्व काफी शक्तिशाली है। मैं गलती से भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लियू येलिन ने विनम्रता से कहा। मो फैन ने जानबूझकर शिनशिया को धक्का नहीं दिया। उसकी आंखों में बैंगनी काली बिजली की एक चमक कौन थी, जो इस बात का संकेत थी कि वह अपनी ऊर्जा एकत्रित कर रहा था। तुम्हारे जैसे लोगों के खिलाफ मैं बिजली का इस्तेमाल करना पसंद करता हूं। मो फैन शिनशिया के बगल में खड़ा था। उसके पैरों के नीचे बिजली तत्व का तारा पैटर्न तेजी से बन रहा था। ये प्रक्रिया चुपचाप लेकिन तेजी से पूरी हो गई। धिक्कार है, मेरे खिलाफ लड़ते समय शिनशिया को अपने साथ रखना। तुम्हें पता है कि मैं तुम पर कोई जादू नहीं करूंगी, लियू येलिन ने सख्त लहजे में कहा। यह इतना मुश्किल नहीं है, मो फैन मुस्कुराए। दरअसल भीड़ द्वारा उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए इतनी बड़ी जगह देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शिनशिया को आकस्मिक चोट से बचने के लिए उनसे दूर हटने की भी कोई जरूरत नहीं थी। मो फैन अपने जैसे प्रतिद्वंद्वी को एक ही हमले में आसानी से हरा सकता था। कियानजुन, थंडरबोल्ट, यक्ष। मो फैन ने बहुत ही कम समय में एक मध्यम स्तर का मंत्र बोल दिया। यह इतना मुश्किल नहीं है, कहते हुए वो पहले से ही हवा में उंगली उठा रहा था। आकाश में एक तेज बिजली चमकी। वो दो भागों में बंट गई और तेजी से नीचे गिरी। पास के पेड़ बिजली की चमक से पल भर में काले टुकड़ों में बिखर गए। साफ आसमान से अचानक ही बैंगनी रंग की मोटी बिजली की चमक दिखाई दी, मानो किसी शैतान का पंजा हो। बर्फ के राजकुमार लियू येलिन खुद को तैयार भी नहीं कर पाए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका प्रतिद्वंद्वी उनसे दोगुनी गति से मध्यवर्ती जादू का प्रयोग कर सकता है। उसने स्टार पैटर्न का केवल आधा हिस्सा ही बनाया था। लियू येलिन ने स्थिति को अपने पक्ष में न समझते हुए तुरंत अपना जादुई कवच सक्रिय कर लिया। ये कवच एक लंबी पंखुड़ी जैसा दिखता था। इसकी सतह शल्कों से बनी थी, जिनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय रंग को प्रतिबिंबित कर रहा था। बैंगनी काले रंग की बिजली की एक तेज चमक ढाल पर जोर से टकराए, सभी को आश्चर्यचकित करते हुए। बिजली के उस शक्तिशाली झटके से ढाल पल भर में चकनाचूर हो गई। हालांकि उपकरण देखने में काफी मजबूत लग रहा था, लेकिन बिजली गिरने पर वह बेहद नाजुक साबित हुआ। ढाल के नष्ट होते ही लियू येलिन जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से नीले रंग का धुआं उठने लगा। हालांकि उसके उपकरणों ने उसे बिजली से बचा लिया, लेकिन उसका शरीर झटके के प्रभाव को सहन नहीं कर सका। वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नाक से बहता खून तुरंत उसके उस चेहरे पर फैल गया जिस पर उसे गर्व था। लियू येलिन कांप उठा। जब उसने जमीन से उठने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां टूटकर बिखर जाएंगी। असहनीय दर्द के कारण उसने अपने दांत भींच लिए। इस बीच विजयी भीड़ की आंखें फटी रह गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके स्कूल का प्रसिद्ध प्रतिभाशाली छात्र एक ही हमले में पराजित हो गया। ये भयानक बच्चा कहां से आया? अरे यार,
लियू येलिन ने खुद को लोहे की थाली से टकरा लिया है। ये तो अविश्वसनीय है, उसने सिर्फ एक जादू से बर्फ के प्रसिद्ध राजकुमार को हरा दिया। भीड़ की टिप्पणियों और अजीब निगाहों से अवगत होकर लियू येलिन पूरी तरह से आपा खो बैठा। हालांकि जब उसने काली कमीज पहने उस आदमी पर नजर डाली तो लियू येलिन ने उसे फिर से कम आंकने की हिम्मत नहीं की। इस तथ्य से ही स्पष्ट हो जाता है कि वो कोई साधारण जादूगर नहीं था, क्योंकि उसने स्पिरिट ग्रेड सोल सीड प्राप्त कर लिया था और द्वितीय स्तर के स्टॉर्म क्लाउड पर महारत हासिल कर ली थी। लियू येलिन को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उसने गलत पंगा ले लिया था, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मुझे दोबारा मत देखना, वरना जब भी देखूंगा तुम्हारी जमकर पिटाई करूंगा, मो फैन ने लियू येलिन को घूरते हुए कहा, जो अभी भी उठने में संघर्ष कर रही थी। उसके चेहरे के भाव और लहजे में गजब का घमंड झलक रहा था। जब भी मुझे देखो मुझे पीटोगे, लियू येलिन ने पहली बार किसी को उससे ऐसा कहते सुना था। असल बात तो ये थी कि उसके लगातार प्रयास करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसकी ताकत जाहिर तौर पर उसके प्रतिद्वंदी के बराबर नहीं थी। मो फैन ने उस मूर्ख के साथ और समय बर्बाद नहीं किया। उसने शिनशिया की व्हीलचेयर को धक्का दिया और वहां से चला गया। भीड़ से दूर निकलने के बाद आखिरकार उन्हें थोड़ी शांति मिली। मो फैन ने काफी शांत बैठी शिनशिया की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी सहपाठी को इस तरह पीटकर हद पार कर दी? शिनशिया ने सिर हिलाते हुए कहा, वो सचमुच बहुत अहंकारी है। शिनशिया को समझ नहीं आ रहा था कि लियू येलिन के बारे में क्या कहे। उसके सामने भले ही वो एक सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार करता था, लेकिन छोटी छोटी बातों से वो अनजाने में ही अपने दिल का घमंड दिखा देता था। शिनशिया उससे नजदीकी नहीं चाहती थी, पर उसे हमेशा लगता था कि वो अपनी पसंद छुपा रही है, क्योंकि उसे डर था कि चेन युनकी जैसी लड़कियां उसे छेड़ेंगी। शिनशिया उसे पहले ही बता चुकी थी कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसे लगता था कि वो अपनी जन्मजात कमी के कारण ही खुद को अयोग्य समझ रही है। ओह, तो तुम्हें भी वो पसंद नहीं है? मुझे उस पर एक और जादू चलाना चाहिए था। मुझे उसके जैसे मूर्खों से सबसे ज्यादा नफरत है जो खुद को श्वेत राजकुमार समझते हैं, मो फैन ने कहा। स्कूल से निकलते समय मो फैन ने देखा कि शिनशिया ने अभी भी वही पुराने कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उसने उसे खरीदारी के लिए ले जाने का फैसला किया। शरद ऋतु भी आ चुकी थी। इस सुहावने मौसम में भला कोई लड़की ठीक से सज धज क्यों न करे। इसके अलावा मो फैन को अलग अलग पोशाकें पहनकर उसके अलग अलग रूप देखना अच्छा लगता था। मो फैन ने महसूस किया कि कई जोड़े स्कूल के गेट पर टैक्सी बुला रहे थे। मो फैन को कोई जल्दी नहीं थी। वो धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करता रहा। जब उसकी गाड़ी आई तो मो फैन शिनशिया को गाड़ी की ओर धकेलने ही वाला था कि तभी कोई झटपट गाड़ी के पास आया और अपनी प्रेमिका के साथ उसमें बैठ गया। अरे, मैंने तो पहले ही हाथ हिला दिया है, मो फैन ने अप्रिय स्वर में कहा। भाई, मैंने भी उसकी तरफ हाथ हिलाया था। अफसोस की बात है कि तुमने नहीं देखा। अगले वाले का इंतजार करो, बेसबॉल कैप पहने युवक ने कहा। ड्राइवर ने देखा कि मो फैन के साथ एक लड़की व्हीलचेयर पर बैठी है और अनजाने में ही वह किसी भी तरह की परेशानी से बचना चाहता था। उसने हॉर्न बजाकर मो फैन को रास्ता देने का इशारा किया। फिर मिलेंगे भाई, मुझे दोष मत देना। तुम्हें खुद गाड़ी चलानी चाहिए थी क्योंकि तुम्हारी प्रेमिका नशे में है, युवक ने गर्व भरे लहजे में कहा। इसमें कुछ हद तक समझदारी तो है, मो फैन ने सिर हिलाया। टैक्सी बुलाना वाकई सुविधाजनक नहीं था। जब उसके पास पहले से ही परिवहन का एक बेहतरीन साधन मौजूद था, तो वह यहाँ क्यों इंतजार कर रहा था? मो फैन ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें दोबारा खोली तो उसकी पुतलियां चंद्रमा जैसी सफेद चमक से जगमगा उठी। मो फैन के सामने उसी रंग का एक नेबुला प्रकट हुआ जिसने एक आयामी अंतर का निर्माण किया जो उनकी दुनिया को एक अन्य जादुई साम्राज्य से जोड़ता है। आओ! एक चीख के साथ ही पल भर में तेज हवा का झोंका उठ खड़ा हुआ। दिन के इस समय स्कूल का गेट काफी भीड़भाड़ वाला था। उस भयानक आवाज को सुनकर वे तुरंत पीछे मुड़ गए। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए एक सुंदर नीले भेड़िए ने खाई से छलांग लगाए। उसके बाल हवा में शान से लहरा रहे थे, जिससे उसे अवर्णनीय क्रूरता और शैली का आभास हो रहा था। चलो, हमारी सवारी आ गई है। मो फैन ने शिनशिया को उठाया और उसे स्विफ्ट स्टार वुल्फ की पीठ पर बिठा दिया। जैसे ही शिनशिया ने अपने विचारों को समेटा, उसे एहसास हुआ कि वह एक विशालकाय जानवर की पीठ पर बैठी है। डर के मारे उसने स्विफ्ट स्टार वुल्फ की खाल को कसकर पकड़ लिया। मो फैन ने व्हीलचेयर को मोड़कर अपनी पीठ पर लाद लिया। वो स्विफ्ट स्टार वुल्फ की पीठ पर कूदकर शिनशिया के पीछे बैठ गया। उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए शिनशिया की कमर को गले लगा लिया और उसकी नाक उसके बालों की मनमोहक खुशबू का आनंद ले रही थी।
स्कूल के गेट पर मौजूद भीड़ में जबरदस्त हंगामा मच गया। टैक्सी बुलाने वालों को छोड़ दे तो अपनी प्रेमिकाओं को लेने के लिए अपनी आलीशान कारों से यहां आए लोग भी बेजोड़ थे। इस आदमी ने सार्वजनिक रूप से स्नेह प्रदर्शन करने की एक नई परिभाषा ही दे दी थी। मो फान से टैक्सी छीनकर भागने के बाद जो लड़का खुद को बहुत गर्व महसूस कर रहा था, वह एकदम सन्न रह गया। यहां तक कि ड्राइवर भी डर के मारे गाड़ी चलाने से हिचक रहा था। शिनशिया के कोमल शरीर को थामे और शानदार स्विफ्ट स्टार वुल्फ पर सवार होकर मो फैन ने इन लोगों को अपनी सबसे बेहतरीन सवारी दिखाने का फैसला किया था, जिसमें एक गर्जनापूर्ण जंप स्टॉट, 270 डिग्री का खुला दृश्य और एक शानदार 2 सीटर शामिल थे।